टू नोट, जो चीजें चीजें आपने नोट करनी है वो क्या है, आपने किन चीजों को बिल्कुल जो है वो स्किप नहीं करना, ये याद रखिएगा। नंबर 1, ट्राई टू रीड all the chapters, all the units till फ्राइडे। आपने फ्राइडे तक सारे यूनिट पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितना भी आप यूनिट्स पढ़ सकते हैं वो सारे यूनिट्स को आपने एक दफा रिवाइज करना है। ये आपका पहला टास्क होना चाहिए आज के दिन का। या आज आज रात से पढ़ना शुरू करें, कल तक एक दफा रीडिंग कर लें, चाहे बुक से करें चाहे नोट से करें। आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो जो सोर्स आप पहले यूज कर रहे हैं उसी सोर्स से करें, तो आपको क्योंकि चीजें पहले से कुछ याद होंगी तो दोबारा रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज आपने याद रखना है कि ज्योग्राफी पेपर ज्योग्राफी पेपर वुड बी 100% based on new questions. Examiner never repeat from past papers. Examiner never repeat paper from past paper। एक तो ये चीज है। ठीक है, वो रिपीट नहीं करता, कॉन्सेप्ट रेपिटेशन सिर्फ होती है। कॉन्सेप्ट रेपिटेशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं मेंटली तौर पे पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपने इस माइंडसेट जब आप जाएंगे तो आपका पेपर बेफिक्र होके जाइएगा, अच्छे से अच्छा पेपर होगा आपका, बेस्ट पेपर। दूसरा, सबसे पहले पेपर में चॉइस ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से करनी है। अब आपने याद रखना है कि चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आप जो करते हैं, अब आप लोगों के पास ज्योग्राफी के पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक सवाल को बहुत डीपली और कीनली पढ़ सकें। अब आपने चॉइस कैसे करनी है? चॉइस आपने करनी है, आपने चॉइस ऑफ क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर जाना है। रीड, चूज क्वेश्चन बाय रीडिंग by reading 6 mark and 4 mark। वो मार्क्स भी हो सकता है और मार्क भी हो सकता है। 4 मार्क्स क्वेश्चंस आपके टोटल जो सवाल होते हैं ना बेटा, याद रखिएगा। रफली मैं आपको बता दूं, एक 6 नंबर का सवाल होता है, एक हर क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स होते हैं ना। एक 6 नंबर का होता है, एक 4 का होता है और फिर एक 4 का होता है। मतलब ओवरऑल 14 मार्क्स का पेपर जो है वो तकरीबन इन 3 सवालों पे बेस कर रहा होता है। 14 मार्क्स आपके, 6 और 4 10 और प्लस 4 14। क्लियर? अब याद रखें कि अगर आपको 14 मार्क्स पे बहुत ज्यादा कमांड है और आप बहुत अच्छी रीजनिंग कर सकते हैं, उस सवाल को चूज करें। रादर ये है कि आप उस सवाल को चूज करें जिसके 1 मार्क के क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं। ठीक है, डोंट चूज, ये मैं लिख रहा हूं साथ में, नोट कर लें ये भी। डोंट चूज क्वेश्चन on basis of only 1 or 2 marks क्वेश्चंस। आप अगर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सिर्फ बेस बना के आंसर को चूज करते हैं तो वो आपने नहीं करना। इज इट क्लियर? ये तो हमारे पास एक चीज और होगी, मतलब आपने जो चीजें नोट की थी उसमें ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन की सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी आपको मैंने बता दिया, चॉइस ऑफ क्वेश्चन भी करा दिया। अच्छा, one question would be based on more than one topic।
one question would be based on more than one topic. सर वैसे 6 मार्क्स सवाल तो रिपीट हो सकते हैं ना थोड़े बहुत? बेटा 6 मार्क का भी कोई सवाल आपका रिपीट नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा सही। सही है, कोई भी सवाल आपका, ये जोरीज अपने वाला है या कौन से वाला है? हाँ, तो 6 मार्क का भी कोई सवाल रिपीट नहीं होता, याद रखिएगा, 6 मार्क का भी कोई सवाल रिपीट नहीं होता। मैंने जब बोल दिया कि एग्जामिनर नेवर रिपीट का मतलब है कि कोई भी सवाल आपका पेपर के अंदर पिछले पास्ट पेपर से नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल रेपिटेशन इज पॉसिबल। फिर पास्ट पेपर करनी चाहिए यानी पास्ट पेपर प्रैक्टिस? अच्छा, अब कोई कह रहा है कि पास्ट पेपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो क्यों करनी चाहिए, क्यों मैं कहता हूं करनी? अभी मैं आपको ना सैटरडे की क्लास में मैं एक पास्ट पेपर आपको कराऊंगा, जो हफ्ते वाली मैं क्लास लूंगा, रात को एक पास्ट पेपर हम मिलके करेंगे, आप लोगों को मैं पहले भेज दूंगा, आप लोग उसका प्रिंट लेके बैठेंगे और एक पास्ट पेपर आप लोग मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे। आपको ज्योग्राफी के पेपर में स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है? तो वो जो स्किल्स हैं वो आपको किस तरीके से समझ आ सकती हैं, जब आप एक पेपर मेरे साथ कर लेंगे तो आपको पेपर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि सर ने ऐसे किया था, सर ने ऐसे किया था, सर ने ये वर्ड को ऐसे हैंडल किया था, इसको ऐसे। तो आपने इसलिए पास्ट पेपर, एक पेपर मेरे साथ, आप लोगों ने पेपर से पहले, आपको पेपर के अंदर उससे जो ईज मिलेगा उसका लेवल ये कह लें कि आपका पेपर जो है वो आपको कम से कम जो है वो पेपर के अंदर 50% जो आपकी टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। सही हो गया? अच्छा, अब मुझे बता दें, दोबारा आपसे पूछ लेता हूँ कि एक चीज आपको ये समझ आ गई कि सवाल को चूज करने के लिए ये जो स्किल है ना, ये वाली स्किल, ये स्किल, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मेजर चीज है। ये आपने अगर फॉलो कर लिया ना, जिस बच्चे ने ये चीज फॉलो कर ली, उस बच्चे को क्वेश्चन, देखें ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ज्योग्राफी के पेपर में क्वेश्चन सिलेक्शन अगर जिसने अच्छी कर ली ना, याद रखिएगा उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। और बच्चे पता क्या करते हैं, जनरल माइंडसेट क्या होता है बच्चों का? जनरल माइंडसेट क्या होता है? जनरल माइंडसेट ये होता है, पहला सवाल पढ़ा, उसका पहला या दूसरा पार्ट आता है, तीसरा चौथा पार्ट आता है, बस कर दिया सवाल। जनरल माइंडसेट जो है अवॉइड करना है आपने, कि लाइक जनरल माइंडसेट क्या होता है कि नॉट जस्ट स्टार्ट क्वेश्चन बाय रीडिंग 1 or 2 marks first few parts। आप फर्स्ट फ्यू पार्ट्स को जो यूज करते हैं, ये आप लोगों में और बाकियों में ये डिफरेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? आपके और बाकियों में ये फेज के नाम से बेटा कौन है, किसी के जानने वाला है? फेज 31। अच्छा, ये जनरल माइंडसेट को आपने अवॉइड करना है अपने पेपर के अंदर। इस चीज को अगर आपने अवॉइड कर लिया ना, तो आपने समझ लिया कि 50% पेपर के अंदर अपने ग्रेड को सिक्योर कर लिया। अब जो बच्चे करते क्या है, जिन बच्चों का बेचारों का वीक नॉलेज होता है, उनके लिए ये बहुत मेजर ट्रिक है। जिनका नॉलेज थोड़ा वीक है तो उनको ये कहा जाता है कि आप बेटा 4 और 7 6 वाले क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से पढ़ लें। अगर उसमें कुछ आपको समझ आ जाती है, कुछ भी आपको उसमें से समझ आ जाती है, आप उन क्वेश्चन को चूज करें, रादर देन कि आप 1 और 2 मार्क्स को देख के अपने क्वेश्चन का सत्यानाश करके बैठे और बाद में आपको याद है यार इसका तो 6 मार्क मुझे आता ही नहीं है, यार इसका तो 6 मार्क्स मुश्किल है। आपने ये चीज का ख्याल रखा। इज इट क्लियर बेटा? डन हो गया? इसमें कोई सर अगर बिग कोई है? जी जी। क्वेश्चन चूज करे और बाद में कोई और करना हो तो वो कर सकते हैं कुछ चेंज वगैरह? ये सवाल मैंने पहले आपको इसीलिए कहा है कि आपने जब पेपर आना है आपके सामने तो आपने वो पागलों की तरह पेपर शुरू नहीं कर देना। आपने पेपर को करना कैसे है, आपने पेपर को एक दफा 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन की बेस पे अच्छी तरह इवेलुएट कर लेना है कि भाई इसमें से कौन सा
6 मार्क मुझे बेस्ट आता है, कौन सा मुझे 4 मार्क आते हैं, उन सवालों को आपने रीड करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज जो गलती आप करते हैं, नेवर, मेजर थिंग क्या है? मेजर थिंग, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट मोर देन 3 क्वेश्चन। ये मैं क्लियरली बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट more than 3 questions। सर बेटा 1 मिनट, शाहजैन थोड़ी सी देर वेट करो। अब इसमें क्या होता है कि 3 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना। इफ यू अटेम्प्ट मोर देन 3 क्वेश्चंस एंड यू डोंट कट द आंसर्स, आप अपने आंसर्स को भी कट नहीं करते। ये एक होता क्या है कि इफ यू अटेम्प्ट मोर देन 3 questions only first three would be checked। कितने कौन से आंसर क्वेश्चन चेक होंगे? फर्स्ट 3 questions would be checked। ये जो चीज है ना, ये जो बात मैंने लिखी है इतनी बड़ी बड़ी, पता क्यों लिखी है? मेरे पास ऐसे बच्चे थे जो बहुत अच्छा लिखते थे, मेरे पास ऐसे बच्चे थे जो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा उनका एक नॉलेज था, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, उनका जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करते थे। अब बेटा ये सैफुल्लाह खान के नाम से कौन है? मैं रिमूव करने लगा हूं अगर आप बोलेंगे नहीं तो। सर वो सैफ है, वो जो हमारे क्लास में होता ये डिस्टरबेंस सर वो टेप सर है। सर वो सही है। अच्छा सर वो अच्छा लम्डा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इफ यू अटेम्प्ट मोर देन 3 क्वेश्चंस ओनली फर्स्ट 3 वुड बी चेक। ये सबसे मेजर इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बतानी है। मैं बार बार ये बात इस चीज पे लिए कर रहा हूँ। बेटा कुछ बच्चे, उनकी एक हैबिट होती है, वो करते क्या है, पहला सवाल करते हैं, आधा किया, उसके बाद उन्हें लगता है कि हमें नहीं आता, और वो अगले सवालों को जुड़ जाते हैं। अगले 3 सवाल बेशक पूरे भी कर लेंगे, फिर वो पहला सवाल जो आपने आधा किया था वो चेक होगा, रादर देन कि आपका 4th नंबर वाला क्वेश्चन चेक होगा। ये गलती आपने नहीं करनी। इज इट क्लियर बेटा? सर इतना टाइम होगा पेपर में? जी बेटा। इतना टाइम होगा सर पेपर में? बेटा कुछ ऐसे शहजादे भी हैं मेरे पास जो पेपर में 1 2 नहीं है, वो 5 के 5 सवाल भी कराते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, पेपर में बैठते हैं और वो बस सर जी जी। सर वैसे ऐसी बात तो नहीं है कि एक क्वेश्चन पे ज्यादा टॉपिक से आ सकता है, ऐसे भी होता है कि सिर्फ एक ही चैप्टर से आ जाए एक पूरे सवाल। नहीं, ये बात याद रखना, ज्योग्राफी का पेपर ऐसे नहीं होता। ज्योग्राफी का पेपर मैं आपको थोड़ा सा सर अभी अक्टूबर नवंबर में एक पूरा 25 मार्क्स ऑफ पावर रिसोर्सेज पे आया है। ऐसा तो हो सकता है कि एक चैप्टर पे एक सवाल बन सकता है, एक चैप्टर पे एक बन सकता है, लेकिन जनरल ट्रेंड एग्जामिनर का, कैम्ब्रिज का ये होता है कि वो अगर 2 सवाल 2 चैप्टर से दे रहा है ना, ऐसा होता है कि जनरली होता है कि 2 सवाल तकरीबन जो है ना वो ऐसे आ जाते हैं। रफली 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये पैट नहीं है, ये रूल नहीं है कैम्ब्रिज का कोई, लेकिन एक जनरली ये होता है कि वो 2 क्वेश्चन उसके ऐसे आ जाते हैं कि वो एक ही चैप्टर से, मतलब पूरे पूरे सवाल होते हैं। जैसे एक एग्रीकल्चर से पूरा आ गया तो एक इंडस्ट्री से पूरा आ गया। जैसे इस साल मुझे लगता है कि जिस चैप्टर से पूरा सवाल बनने की चांस है वो इंडस्ट्री वाला चैप्टर है। ठीक है, मुझे लगता है कि उसमें से ऐसा कंटेंट है कि उसमें से पूरा एक सवाल पूरा बन सकता है। तो अब इसी तरह आपका जो सवाल है ना वो इस तरह एक चैप्टर से आ सकता है, लेकिन 3 सवाल आपके मस्ट ऐसे होंगे जो मल्टीपल चैप्टर्स के साथ लिंक हों। एक बात याद रखिएगा। तो मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपने मल्टीपल चैप्टर्स वाले क्वेश्चंस को भी करना पड़ेगा, तो आप करने के काबिल हों। इसलिए मैंने पहली बात जो सबसे पहले लिखी है, जो मुझे बाद में बुरा भला ना कहें, उनसे बचने के लिए, मुझे डर लगता है ना आप लोगों से, तो इसलिए मैं कहता हूं कि डोंट रीड ऑल द यूनिट, क्योंकि समटाइम्स
पूरा सवाल नहीं लिंक्ड होता, लेकिन कोई 2 पार्ट ऐसे सवाल में आ जाते हैं जो किसी और चैप्टर के होते हैं और आप उसको चॉइस करते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनसे बचने के लिए मैं एक दफा कहता हूँ कि भले थोड़ी बहुत करो, लेकिन रीडिंग एक दफा सारे चैप्टर्स की कर लो, ठीक है। बाद में भर सर, बेशक आज- सिलेक्टेड हो जाओ, हफ्ते और इतवार की रात बेशक सिलेक्टेड हो जाना, हफ्ते और रात की रात में आप बेशक सिलेक्टेड स्टडी कर लेना। लेकिन मेरा शुरू में टॉपिक में क्यों नहीं बताता, मेरे पास अभी बने पड़े हैं टॉपिक्स, ठीक है। ये स्क्रीन आपके सामने मैं आपको सर, दिखा आज देता तो हूँ, ये जियो questions इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, सुन लें। जियो के टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करूंगा अभी, क्योंकि बच्चे सिलेक्टेड हो जाते हैं और फिर बाद में मुझे बुरा भला कहेंगे। मैं कभी भी अभी नहीं दूंगा, ठीक है। मैं पेपर से पहले हफ्ते वाले दिन ये आपसे डिस्कस सारे टॉपिक्स कर लूंगा, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं पहले। उसकी रीजन ये है कि ज्योग्राफी का पेपर ऐसा है ही नहीं कि इसमें आप स्किप कर सके। हाँ, अगर आप 2 चैप्टर ऐसे छोड़ के जाते हैं कि आपको 100% श्योरिटी है कि ये 2 चैप्टर्स हैं, यहां से सवाल आ गया, मैंने करना ही नहीं है, तो फिर आप ऑलरेडी एक सवाल की चॉइस घर से ही छोड़ के चलेगी। मतलब आपने घर सर से ही आवाज छोड़ बहुत के कट कह रही है। दिया कि मैंने फर्ज करें, आप क्या जाते हैं कि जी मैंने पॉपुलेशन का सवाल आ गया, वो मैंने करना ही नहीं है, वो आपने घर से ही चॉइस कर लिया, तो मतलब आप एक सवाल लेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने 4 करने हैं, आपने तो ऑलरेडी घर से ही मार्जिन रख के आए हैं। आप मार्जिन घर से जब आप रख के जाएंगे, फिर आपके लिए ये इतना आपको सफर करना पड़ेगा। बाकी सबके लिए भी आवाज कट रही है या बाकियों को आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है अभी? सर मेरी ये सर आवाज में मसला आ रहा अब ठीक है, पहली लैग हो रही है। अच्छा अच्छा आवाज में मसला आ रहा था। जी सर, थोड़ा सा लैग है। अच्छा, वो मैं कर लेता हूँ उसको, वॉइस को कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट है तो मैं वो थोड़ी सी पोजीशन समटाइम्स चेंज करने से हो जाता है, मैं 1 मिनट। अच्छा, अब एक बात हमारे पास जो है वो एक और चीज आ जाती है कि जिस चीज को हम और ज्यादा सर। जी बेटा, ये जनरल बातें थी, ठीक है। सर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पेपर से पहले डिस्कस करेंगे और क्लास में जी या मैं फिर आप डिस्कस मैं जी बेटा, अगर आप सिर्फ उन पे रिलाई करेंगी तो आप फेल हो जाएंगी, ठीक है। आपने सिर्फ उन पे रिलाई नहीं करना, ठीक हो गया? जी। लेकिन हर सर वैसे 90% कैम्ब्रिज में का ट्रेंड है ना कि जो ज्यादा साल वो फिर नेक्स्ट पेपर में नहीं आता इतना। ये कोई रूल नहीं है, कैम्ब्रिज वाले ज्योग्राफी के पेपर में ऐसा करते हैं कि एक साल में एक दफा ऐसा भी हो चुका है। मतलब आप 2000 मैं आपको बता देता हूँ, आप देखें 2023 के पेपर देखिएगा, 23 और 24 के पेपर देखें। 23 और 24 में वाटर रिसोर्सेज हर पेपर में आया, हर पेपर में वाटर रिसोर्सेज आया। और मजेदार बात है, हर पेपर में सवाल भी डैम बैराजी से रिलेटेड आया। तो हसान, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हर पेपर में जिस चैप्टर से आता है वहां से नहीं आता? तो लेकिन ज्योग्राफी का सर वाटर पेपर, रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा तो नहीं है मार्क्स के लिए आया ना, कम कम ही मार्क्स है। लेकिन 8-8 नंबर, 9-9 नंबर के लिए तो आया है वो। 8-9 नंबर थोड़े होते हैं एक सवाल में, लेकिन 8-9 सर नंबर। अगर जिस तरह पिछले एग्जाम में 25 मार्क्स पे पावर रिसोर्सेज आया, इस दफा छोड़ दें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, चांसेस भी लेकिन यही है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 25 नंबर का वहां से आया, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक हम देखेंगे, फिर हम उसमें से वो टॉपिक देखेंगे जो टॉपिक वाइज अगर आप देखें, मतलब फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोल से सवाल आ गया, कोल पे शायद इस दफा ना आए। मतलब इतना इतना स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें, इतना स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है सर क्वेश्चन है जी। सर, ज्योग्राफी में आपने बोला कि एग्जाम में नेवर रिपीट क्वेश्चन में पास पेपर, लेकिन मैंने पास पेपर देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बस रिपीटेड है। लाइक रिपीटेड मतलब एज इन रिफ्रेज्ड है बस। तो रिफ्रेज का मतलब मैंने यही कहा है ना कि कंसेप्चुअल रेपिटेशन होती है, क्वेश्चन की वर्डिंग की रेपिटेशन नहीं होती, सही है सर। ठीक है। सर ये किसी ने बोला था कि अगर हिस्ट्री का पेपर हार्ड और इजी हो, फिर ज्योग्राफी पेपर इजी यार हार्ड ये सब फजूल बातें हैं, ये सब फजूल बातें हैं, इन बातों को तवज्जो नहीं देते, ठीक है। जो बता रहा हूँ बेटा, उस बात पे फोकस करो, ठीक है मेरे बच्चे। सर बता, आप मुझे इतना बता दें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? नहीं, ये नहीं बता सकता मैं, सारी बुक रीड करो, सॉरी, यार सर। एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैं कभी भी नहीं बताऊंगा और मैं बता ही नहीं सकता। ये आपको हफ्ते से पहले, हफ्ते वाले दिन से पहले नहीं पता चल सकते। ये आपने हफ्ते वाले दिन जब आप आएंगे, हफ्ते वाले दिन मैं आपसे डिस्कस वो करूंगा, वो चलेगा। लेकिन उससे पहले आपने ये कह दिया ना कि सर मैं सिर्फ ये टॉपिक ही सिर्फ करूं। बेटा ज्योग्राफी के पेपर के बाद आप मुझे गालियां देते हुए निकलेंगे अगर मैंने आपको रिपीट वो टॉपिक दिए, क्योंकि समटाइम्स बच्चों को खुद सवाल पढ़ने नहीं आते, बाहर आके कहते हैं सर आपने तो जो पढ़ाया था वो तो आपने बताया था उसमें से तो आया ही नहीं था, क्योंकि उनको सवाल की स्टेटमेंट ही नहीं समझ आती। वो कहते हैं सर आपने तो कुछ जो बताया था वो आया नहीं था। और मुझे पता है गारंटी से आता भी है,
लेकिन बच्चों को सवाल जब समझ नहीं आते, वो समझते हैं कि मैं सवाल बता दूंगा। हिस्ट्री की तरह बेटा मैं सवाल नहीं बता सकता, इसके मैं टॉपिक ही बताऊंगा। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि मैं सवाल भी एज इट इज फ्रेज करके बता दूं। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, जो अगर ऐसा कहे कि वो टॉपिक बता दे और वो सवाल भी बता दे या टॉपिक बता दे, टॉपिक पूरा भी बताना चाहिए। पूरा टॉपिक तो ऑटोमेटिकली जो है वो हर एक को ही पता है कि लास्ट 6 चैप्टर से पेपर बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ये तो हमें सबको पता है, पहले दिन से पता है। ठीक है, उसके लास्ट 6 चैप्टर से टॉपिक बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब सवाल देखें कि अगर आप जनरली अगर दो पहले जो हैं वो 6 चैप्टर, उनमें से यूजुअली 2 सवाल बनते हैं और आखिरी 6 से 3 सवाल बन जाते हैं। ये ट्रेंड चलता है पेपर का, ये याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन पहले 6 से बनते हैं और 3 क्वेश्चन आखिरी 6 से बनते हैं। लेकिन आखिरी 6 का मतलब ये नहीं है कि वो अकेला, अब समटाइम्स वो पॉपुलेशन को टोपोग्राफी के साथ लिंक कर देते हैं। फिर क्या करोगे? अगर वो इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से लिंक कर दे, फिर क्या करोगे? जैसे अभी मैंने टेस्ट लिए थे आप लोगों का स्कूल में या अकेडमी में ले रहा था, पता नहीं किसी को मैंने दिया था, बच्चों से, बच्चों को मैंने एक टॉपिक दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने तो ये 2 टॉपिक दिए हैं, तो आपने 2 टॉपिक का 25 नंबर का टेस्ट लेना है। ये मेरे ख्याल में ये टेस्ट था मेरे पास। ये बच्चों ने मुझे कहा कि सर आपने एक टेस्ट, एक चैप्टर का लेना 25 नंबर का, तो थोड़ा नहीं है? मैंने सवालों को ट्विस्ट ही ऐसे किया कि वो, अब जैसे ये 2 चैप्टर पे टेस्ट है, अब यहाँ पे देखिए, ये है बहुत आसान सा सवाल, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने सवाल बना के उन्हें पेपर में दे दिया, चलो करो आप। अब उनको लगा था कि वो 6 मार्क का मैं किसी एक चैप्टर से दूंगा, लेकिन मैंने 6 मार्क का दोनों चैप्टर से बेस करा दिया। तो इस तरह पेपर में भी करते हैं वो। पेपर में ट्रेड और इंडस्ट्री का कंपैरिजन आ सकता है। ट्रेड के चैप्टर का सवाल इंडस्ट्री के साथ मिक्स कर देते हैं। अच्छा, रोड का टोपोग्राफी के साथ कर देते हैं। अभी ये पिछले से पिछले पेपर में एक देख रहा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली उसका हाफ पार्ट टोपोग्राफी पे था, लेकिन उसका अगला हाफ ट्रांसपोर्टेशन पे था पूरा। तो इसलिए मेंटली तौर पे ये जो शज़ैन आपने कहा ना सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, इट्स इम्पॉसिबल। जस्ट रीड, गो थ्रू ऑल द पेपर्स, ऑल द पॉइंट्स। पहले हाँ प्रेफरेंस में आपने करने हैं। मैं आपको प्रेफरेंस ऑफ प्रिपरेशन बता सकता हूँ कि प्रेफरेंस आप मेरे ख्याल में आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर तो दी होगी, लेकिन मैं फिर प्रेफरेंस बता देता हूँ कि अपनी प्रेफरेंस ऑफ चैप्टर्स क्या होगी, ये आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंस ऑफ चैप्टर्स, कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। सही हो गया? सबसे पहले क्लाइमेट, फिर आपने प्रेफरेंस के अंदर जाना है। प्रेफरेंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो क्लाइमेट पहले नंबर पे आ जाएगा आपका। प्रेफरेंस के बाद में दूसरे नंबर पे अगर आप जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आपका आना चाहिए एग्रीकल्चर। तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस में आना चाहिए इंडस्ट्री। चौथे नंबर पे आपका प्रेफरेंस में आना चाहिए इंडस्ट्री के बाद प्रेफरेंस में आना चाहिए आपका क्या नाम है पॉपुलेशन, बल्कि पॉपुलेशन से भी पहले आप ट्रांसपोर्ट करें। सर वैसे पॉपुलेशन काफी ज्यादा आ रहा है पास पेपर्स में। जी, अब वो आता है ना बेटा, वो तो समझ लो कि कैम्ब्रिज के एग्जामिनर की जो है वो नियत ही नहीं उसकी भरती इस चैप्टर से, उसका दिल ही नहीं भरता इस चैप्टर से, वो बार 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 देते हैं। ये फर्स्ट चॉइस के चैप्टर्स हैं, मतलब जो पहले नंबर पे आपने करने हैं। सर वैसे First फिशिंग भी to do. बहुत पिछले काफी पेपर्स में नहीं आया। फर्स्ट टू डू, ये फर्स्ट टू डू है। इज इट क्लियर? Sir, what about trade and forest? अच्छा, इसके बाद फर्स्ट टू डू में, सॉरी ट्रेड भी फर्स्ट टू डू में, ट्रेड भी फर्स्ट टू डू में, ठीक है। अब ये चैप्टर आपके फर्स्ट टू डू में है। फर्स्ट टू डू के अंदर आपकी लिस्ट आ जाती है। फर्स्ट टू डू में का मतलब ये है कि आपने इनको सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद जब आप ये कर लेंगे चैप्टर, ये 5 चैप्टर आपके ये वाले हो गए, फिर इसके बाद आपने आना है टोपोग्राफी के ऊपर, ये आपने करना है। फिर आपने फिशिंग करना है, फिशिंग करना है, और फिर आपकी पावर आ जाएगी। एक मिनट और चैप्टर को, हाँ वाटर आ जाएगा। सर पॉपुलेशन किसी खाते में नहीं? पावर, पॉपुलेशन की रह गया अभी, मैंने पॉपुलेशन लिखा ही नहीं है अभी। पॉपुलेशन मैंने फर्स्ट चॉइस में भी नहीं लिखा, चलो लेकिन चलें सेकंड चॉइस में कर लें। पॉपुलेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए पॉपुलेशन आप सेकंड चॉइस का थर्ड टॉपिक कर लें। ये पॉपुलेशन आ गया।
पॉपुलेशन आ गया। पॉपुलेशन के बाद हमारे पास आ जाता है क्या नाम है उसका, पावर। और इसके बाद सबसे जो आखिर में आपने करने हैं सेकंड टू डू, ये आपकी रीडिंग में सेकंड टू डू पे आने चाहिए। और थर्ड लिस्ट में आपके पास आ जाता है माइनिंग, वाटर, माइनिंग, वाटर, और तीसरा कौन सा है? एक रह गया ना, और एक ही रह गया, फिशिंग। फिशिंग। फिशिंग हो गया बेटा, ये मैंने ऊपर लिख दिया, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। हाँ, ये चैप्टर सर ये लास्ट। वाटर रिसोर्सेज है। हाँ जी, वाटर रिसोर्सेज वाला ये लास्ट टू डू, मतलब ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। अब समझ आ गई जी बेटा? अब आपको अंदाजा हो गया कि ठीक कौन है। सी किस सीक्वेंस में आपने तैयारी करनी है। ठीक है, फॉलो दिस सीक्वेंस टू प्रिपेयर योर एग्जाम। फॉलो दिस सीक्वेंस टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ये आपका एक तरीका हो गया। अब यहां तक हमने एक चीज कर ली। अब हम लोग चलते हैं फर्दर जिस चीज के ऊपर, वो क्या है, अब हमारा पहला टॉपिक आ जाएगा। जी आपने बेटा, अच्छा मुझे लगा आपने पावर रिसोर्सेज नहीं लिखा। पावर रिसोर्सेज लिखा है, लिखा है बेटा, पावर रिसोर्सेज मैंने लिखा है। पावर रिसोर्सेज मैंने मिडल में उस पे लिखा है, थर्ड लिस्ट, सेकंड लिस्ट पे लिखा है। ठीक है, आप बेटा इसका कोई भी बच्चा ये कितने दिनों में हो जाता है? बेटा कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले और ये अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में भेज दें, क्योंकि डिफरेंट रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के बच्चे आए हुए हैं। सर ये कितने दिनों तक हो जाएगा? जी बेटा, how long will it take to like finish it? कौन से वाला? ये सारे? आपने आज रात में, हर सूरत में आज रात अगर आपने पूरी पढ़ना है तो आप फर्स्ट टू डू वाले सारे आज रात में करो। जी लेकिन how long will it take to do everything? I want to do everything. यार मुझे नहीं पता, ये फजूल सवाल मत पूछा करो मेरे से। हिस्ट्री का तो बता दिया सर आपने। हर बच्चे की एक अपनी स्पीड होती है यार। अब मुझे क्या पता कि तुम कितनी स्पीड से पढ़ते हो। सर हर चीज में तेज हूँ, इसमें भी तेज हूँ। बस तेज हो तो बस तुम आप 10 मिनट में कर लो। असल में तो नहीं है। चलें लिख लें बेटा, ये जल्दी से ये ग्रुप में भेज दें, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में भेज दें, डिफरेंट ग्रुप्स के में प्लीज अपने अपने जो है। जी बेटा, वालेकुम सलाम। अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ये भेज दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। ये सारे, ताकि हर बच्चा जो है वो इससे फायदा ले ले। अपने अपने ग्रुप्स के अंदर आपने भेज देना। डन हो गया जी? वीनस वालों ने नहीं भेजा हुआ, मार्स वालों ने नहीं भेजा हुआ, इवन लीपर्स वालों ने भी नहीं भेजा हुआ। अच्छा चलें जी, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, और ये रिमूव होने लगा, तो आपने अब अगली चीज पे आ जाना है। अब अपना मैप निकाल लें, कोई भी मैप अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं है, आप समझे मेरे साथ, आप चीजों को समझे, बल्कि आप लिखना ही छोड़ दें, आप मेरे साथ समझ लें पहले, फिर बाद में लिख लीजिएगा अगर लेक्चर दोबारा सुनना हो। अब हम सबसे पहले मैं क्लाइमेट को लेके चलूंगा थोड़ा सा, ठीक है। टोपोग्राफी के अंदर एक तो आप लोगों को कुछ एरियाज की, अब सारे एरियाज की टोपोग्राफी में नहीं करा सकता, मैं कुछ एरियाज की टोपोग्राफी जो है वो आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक रीजन है, वहां पे टोपोग्राफी करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये जो रीजन है ना, ये रीजन क्या है, ये झेलम और रिवर इंडस के पोठवार, इसका नाम है पोठवार प्लेटू, इसका नाम है पोठवार प्लेटू है। ये याद रखिएगा, ये एक साइड पे से रिवर इंडस गुजरता है और एक साइड पे ये रिवर झेलम है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये अगर आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये रिवर इंडस एक साइड से है और दूसरी साइड से ये झेलम रिवर है, यूं बाउंड्री लाइन, आजाद कश्मीर की बाउंड्री लाइन के साथ आता है। और ये अगर आप देखें तो रिवर इंडस और झेलम में, जहां से झेलम स्टार्ट हो रहा है, इंडस और झेलम में इस एरिया में गैप भी ज्यादा है,
ये गैप ज्यादा है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। एरिया कौन सा होगा? दिस एरिया वुड बी पोटवार प्लेटू। पोटवार प्लेटू। ये गैप आपको बताएगा। आपका ये गैप क्लियर होगा कि यहाँ से ये वाला एरिया आपका आ जाता है और इस एरिया के अंदर क्या चीजें हैं, इसकी टोपोग्राफी आप ये करना जरूरी है, आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा, बिकॉज आवर कैपिटल इज लोकेटेड इन दिस एरिया। जी, ये लिख लें आप लोग साथ में, ये है हमारा पोटवार प्लेटू। पोटवार, अगर आपके पास मैप है तो आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं, साथ साथ आपकी साथ ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद पोटवार प्लेटू के अंदर मल्टीपल चीजें हैं। ये इस्लामाबाद के पीछे कौन से पहाड़ हैं ऊपर वाली साइड पे? हिमालयस। नहीं, मार्गला है, मार्गला हिमालय छोटा पार्ट है। यहाँ पे जो एक छोटे सी माउंटेन रेंज है उसको मार्गला कहते हैं, जो कि हिमालय का एक पार्ट है, सब पार्ट ऑफ हिमालय। इसी तरह ये झेलम के साथ जब आप लाहौर जाते हैं तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आती है, यूं बड़ी सी लंबी, यहाँ सॉल्ट रेंज पोटवार प्लेटू का, जी सॉल्ट रेंज पोटवार प्लेटू का एक कह लें कि सबसे मेजर पोर्शन है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्ट रेंज के, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन की टोपोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, टोपोग्राफिकल फीचर्स के लिए वर्ड पेपर में क्या आ सकता है? रिलीफ फीचर्स। क्या आ सकता है? रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब है टोपोग्राफिकल फीचर, मतलब ये टोपोग्राफी का अल्टरनेटिव वर्ड है, जो फीचर्स ऑफ लैंड होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे लैंडस्केप डाइसेक्टेड है, मतलब लैंडस्केप के अंदर आपको डाइसेक्शंस नजर आती हैं, टूटा फूटा सा लैंडस्केप। डाइसेक्टेड आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करें कि जहाँ पे अभी घर नहीं बने, पोटवार प्लेटू में, इस्लामाबाद में वो जगह जहाँ पे अभी घर नहीं बने हुए, वहां पे आप देखेंगे कभी छोटी सी माउंट आ जाती है, कभी छोटा सा डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशंस बहुत ज्यादा है, टूटी फूटी सी लैंड। ये डाइसेक्टेड लैंडस्केप विद रगेडनेस, विद मोर रगेडनेस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इतनी ज्यादा हमें जो है वो ग्रीनरी के पैचेस नहीं नजर आते, हमें रगेडनेस थोड़ी ज्यादा मिलती है। फिर इस एरिया के अंदर डिप्रेशंस ट्रफ्स, ठीक है, एंड रिवाइंस वगैरह या इस तरह के फीचर्स हमें जमीन के अंदर मिलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद फर्दर इस एरिया के अंदर डिप्रेशन से आप बात कर रहे हैं? जी डिप्रेशन बेटा मैं कह रहा हूँ जो खड्डे होते हैं जमीन के अंदर, हॉलोज। अच्छा, ओके। हॉलो को बोलते हैं डिप्रेशन, खड्डे जमीन के अंदर होते हैं। ये सारे डिफरेंट वर्ड हैं बेटा, जो डिप्रेशन भी एक वर्ड है, ट्रफ भी जो है वो इसी सेंस में यूज होता है, रिवाइन जब थोड़ा सा पानी दरमियान में से गुजर जाता है, तो बेसिकली ये सारे खड्डों की डिफरेंट किस्में हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है विंड एंड वाटर इरोजन, therefore residual hills are formed. Residual hills are formed. हमें रेजिडुअल हिल्स का मतलब क्या है बेटा? ये जो रेजिडुअल हिल्स होती हैं ना, ये कहते हैं हम किन को बोलते हैं, ये 1 मार्क की डेफिनेशन के लिए भी आ सकता होता है। रेजिडुअल्स आर दोज हिल्स या दीज आर बेसिकली the stones or the rocks which stay intact after erosion. erosion के अंदर ये नहीं इरोड करते, बल्कि इनके साथ जो मिट्टी शिट्टी होती है वो सारी इरोड कर जाती है, लेकिन ये सॉइल के ऊपर सामने में रहते हैं, इसलिए ये इनकी एक इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, sometimes there are steep slopes mostly in salt region, salt जो रेंज है उसके रीजन के अंदर आपको ये नजर आता है। यहां तक कोई चीज मुश्किल है? अब पेपर में सवाल आता है,
पेपर में सवाल ये लिंक कैसे हो सकता है, मतलब वो सवाल आपसे और क्या पूछ सकता है इस प्लेटू के हवाले से। अब इस प्लेटू के अंदर से वो आपसे पूछ सकता है कि इस प्लेटू में एक कॉन्सेप्ट है बरानी फार्मिंग का। यहाँ पे आपको पता है कि सॉइल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सॉइल सॉफ्ट होने की वजह से नुकसान क्या होता है यहाँ पे irrigation cannot be provided, therefore rain fed farming is practiced। मतलब क्या है, रेन फेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। जी बेटा, रेन फेड फार्मिंग जो है वो हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। रेन फेड फार्मिंग का मतलब क्या है, रेन फेड सर फार्मिंग का, जी बेटा, जी यस ईशल। सर जैसे कि चैट में कुछ लोग बहुत बातें कर रहे हैं फजूल की और वो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो प्लीज आप उनको अच्छा मना कर सकते हैं। जी, मैं बेटा चैट ही वो कर देता हूँ आपको, ये सर मना करें प्लीज। अच्छा मैंने कर दिया। ये डिफरेंट नाम से आ रहे हैं। ये उमर सजाद को कोई जानता है? नहीं। हमजा बिन उसामा, ये अपने वाला ही है क्योंकि ये फेक लग रहा है। का भाई है। नहीं नहीं, वो हमजा नहीं है। ये कोई और है ना, हमजा बिन उसामा नहीं है। अच्छा, मी आई के नाम से भी कोई नहीं। अब्दुर्रहमान मांगेट को कोई जानता है? जी सर मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक हो गया, मैंने ऐड कर दिया। ये मंडी बाउद्दीन का है? मांगट? हाँ शायद सर, पता नहीं। चलो, मंडी बाउद्दीन मेरा हमसाया है, मेरे साथ इसका गांव है, गांव का नाम भी मांगट है इनका। अच्छा, एमन कोई जानता है कोई? जी सर ऐड कर दें। ओके, देन आयशा ये मी आई के नाम से, अयान के नाम से है, ये भी कोई फेक है। अच्छा, आयशा फरहीन के नाम से कोई सही अकाउंट लग रहा है? एनीवन, कोई किसी जानता हो इसको? अच्छा चले, मैंने ऐड मैं कर नहीं जानता। दिया। अच्छा चले मुस्तफ़ा, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। अब इसके बाद है रेन फेड फार्मिंग को हम कहते हैं बरानी फार्मिंग। पेपर में ये सवाल आ सकता है बरानी फार्मिंग का। पेपर में अब देखें कैसे पोठवार प्लेटू हमने शुरू किया है और हम पहुंच कहाँ पे गए हैं, बरानी फार्मिंग के ऊपर। अब बरानी फार्मिंग आप लोग मोस्टली पढ़ते हैं, जो सही तरीके से आपको समझ आती है वो आपको समझ आती है एग्रीकल्चर के चैप्टर। यहाँ पे बरानी फार्मिंग होती है, इसकी जो सबसे मेन चीज है एग्जांपल्स ऑफ बरानी फार्मिंग। कौन सी क्रॉप्स बरानी फार्मिंग पे ग्रो होती हैं? आपकी वीट क्रॉप, राइट। राइस बेटा बरानी पे नहीं। याद रखें, जिन क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है वो ग्रो करती हैं। मेज है जिसके अंदर, जिसको आप कॉर्न कहते हैं, छली। मिलेट मिलेट पल्सेस 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 दालें, वेल डन। ये पेपर में सवाल पल्सेस पे अलहदा भी आ सकता है, पल्सेस पे अलहदा सवाल भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन आपने पढ़ा है, इस रीजन का क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट का भी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, मैं अलहदा से नहीं बताऊंगा कि सर ने अलहदा से क्लाइमेट का बाद में बताना है। अब मुझे बताएं कि इस रीजन का अगर मैं आपसे क्लाइमेट पूछता हूँ, क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे? जी, सर अगर हम समर की बात, सेमी एरिड, अच्छा अगर हम समर की बात करें, समर कैसा होता है? वेरी हॉट। नहीं, वेरी हॉट नहीं होता, सिर्फ हॉट होता। हॉट समर, हॉट समर 31 सर, हॉट 39 31 और 39 के बीच होते हैं ना। जी, हॉट समर है। कूल विंटर। विंटर कैसा होता है? किसी भी एरिया का क्लाइमेट आपसे पूछे तो आपके 2 पॉइंट तो इसी तरह बन जाते हैं बेटा। आप टेम्परेचर के बारे में लिखेंगे तो ये 1 पॉइंट तो आपको यही बन जाता है। हॉट समर, विंटर और समर को अलग अलग कर दें। यहाँ पे विंटर क्या है, कूल होती है, कूल विंटर होती है। अच्छा, रेनफॉल किन किन रीजन में होता है, किस टाइम पीरियड के अंदर होता है? यहाँ पे रेनफॉल आपने देखा है, इस्लामाबाद का जो एरिया है ना, पुठवार का एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल समर और विंटर दोनों में होता है। मतलब मॉनसून से भी रेनफॉल होता है, मॉनसून से भी होता है। इसके अलावा वेस्टर्न डिप्रेशन, बात सुने, वेस्टर्न डिप्रेशन मतलब से भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये जो गाड़ियां टूटी हैं लोगों की, ये किस बारिश से टूटी हैं, किस जगह, कौन सी टाइप ऑफ बारिश से टूटी हैं गाड़ियां? सर कन्वेंशनल कन्वेंशनल नहीं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शन। ठीक है, ये लोगों की गाड़ियां कन्वेक्शन से टूटी हैं, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब मैं लिख देता हूँ आपका और भी नॉलेज। कह रहे हैं उसको इन कर दे। जी बेटा, सर हसन कह रहे हैं उसको इन कर दे। हसन को बोलो टाइम पे आने का। हसन का नाम क्या है, नाम किससे आया वो? H&A?
हसन से आया है सर जी। ये हसन से, ये सुभान है। अयान साकिब है। अयान साकिब को जानता है बेटा कोई? यस सर, मेरा क्लास फेलो है, लेकिन इसे ओके, मैंने नहीं लिंक भेजी सर जी। अच्छा ठीक है। उमर सैफुल्ला, उमर सैफुल्ला है यहाँ पे क्लास में ऑलरेडी? उमर सैफुल्ला है? नहीं सर, नहीं। नहीं, अच्छा ये अपने ही बच्चे हैं। हयान अननोन है, खैर छोड़े। मैं तो इधर ही हूँ। हसान शहजाद भी अपना ही बच्चा है। ये भी है वही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्लाइमेट में ये देखें, इनके मंथ्स कौन से होते हैं, आपका नॉलेज और भी आपका रिवाइज हो जाएगा नॉलेज। मंथ्स कौन से हैं इसके? मॉनसून के जुलाई से सितंबर तक। अब ये आपने नहीं सोचना कि सर ने पुटवार प्लेटू शुरू किया था और सर कहाँ पे पहुंच गए, साथ साथ आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, ये आपको फायदा हो जाएगा। जुलाई से सितंबर किसी ना किसी क्वेश्चन में ये फिक्स आने शुरू हो जाएंगे, पॉइंट पेपर में आपको ये पता चल जाएगा। वेस्टर्न डिप्रेशन दिसंबर टू मार्च। इस साल तो वेस्टर्न डिप्रेशन की बारिशें हुई नहीं है पूरा सीजन ही। और कन्वेक्शनल रेनफॉल हमेशा आपके एग्जाम्स के दिनों में होती है, याद रखिएगा। कन्वेक्शनल पे सवाल नहीं आना इस साल, लेकिन कन्वेक्शनल होती है आपके एग्जाम के दिनों में, ठीक है। ये होता है अप्रैल टू जून तक। अब ये आपके जिस जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा उस शाम में आपको बारिश और आंधी मिलेगी। जिस दिन आपकी शदीद गर्मी होगी उस शाम में आपको ये वाली बारिश मिला करेगी। अगले हफ्ते में आप देखिएगा टेम्परेचर कहीं पे होगा तो ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इस्लामाबाद का टेम्परेचर है। तो ये आपका, ये जो आपका है टेम्परेचर यहाँ पे अगर है तो आपको अब आहिस्ता आहिस्ता बादल शादल नजर आ रहे होंगे कुछ दिनों में। तो ये आपके कुछ इसलिए आएंगे क्योंकि मोस्टली जो है वो आपका ये हमारा वेदर जो है यहाँ पे हॉट, जब वो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक और, पुटवार प्लेटू में जो डेली रेंज है, डे और नाइट का टेम्परेचर है, इनमें वेरिएशन है। डे और नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस, जब डिफरेंस आपका 10 नंबर से ज्यादा चला जाता है तो उसे कहते हैं हम हाई डेली रेंज। हाई डेली रेंज कहते हैं, ठीक है। डेली रेंज यहाँ पे क्या है, डे और नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस देखना है आपने, आप लोगों ने मुझे बताना है बेटा। ये कल की मैं आपको आज का हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट बता रहा हूँ, क्या है टुडे? क्या का फर्क है? कितने का फर्क है, कितने नंबर्स का? 18 नंबर का फर्क है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे डेली रेंज क्या है, हाई डेली रेंज है। यहाँ पे क्या है, हाई डेली डेली रेंज। ये डेली रेंज ज्यादा का मतलब क्या है कि वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। डे और नाइट के टेम्परेचर के अंदर देयर इज ह्यूज वेरिएशन। इज इट क्लियर? तो ये डेली रेंज सबसे ज्यादा आपको मिलती भी बेसिकली पोठवार प्लेटू में ही है। बाकी अगर आप देखें ना डेली रेंज, कराची के अंदर डेली रेंज अगर आप देखें, कराची में डेली रेंज तो बहुत छोटी है। कराची की डेली रेंज जो है वो ज्यादा नहीं होती। कराची की अगर हम बात करें तो वहां पे डेली रेंज थोड़ी कम होती है। इसकी वजह क्या है, कराची के अंदर उसके ऊपर इफेक्ट होता है, कोस्टल मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, सी का इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए कराची की डेली रेंज देखें, ये कराची की डेली रेंज है। अब ये देखें, ये आपको बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट देगा। कराची के डे और नाइट में कितना फर्क है? 9 नंबर, 11 11 नहीं है, ये 6 और 9 है, 9 नंबर का, ठीक है। सर कितने? 9 का है। तो यहाँ पे डेली रेंज कम होती है, मतलब डे और नाइट के टेम्परेचर में गैप कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया बेटा? अब पोठवार प्लेटू के बारे में एक और फैक्ट भी हम करते हैं। पोठवार प्लेटू को हम टेम्परेचर वाइज भी हमने कर लिया, इसका क्लाइमेट भी हमने कर लिया। इस एरिया की एक चीज हमारे पास रहती है, वो चीज है हमारी इस एरिया के अंदर जो है वो मिनरल्स रिसोर्सेज कौन से। अब यहाँ पे मिनरल्स क्या है, ये पेपर में सवाल काफी दफा आ चुका है। यहाँ पे सारे के सारे मिनरल्स में से सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल
वो यहाँ से निकलता है। मतलब आपका पुठवार प्लेटू सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पुठवार प्लेटू है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे भी एक अलहदा अटक ऑयल रिफाइनरी है जो सिर्फ क्रूड ऑयल, पुठवार प्लेटू से क्रूड ऑयल निकलता है और यहीं पे रिफाइन करता है। ये रावलपिंडी में अटक ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। क्रूड ऑयल के बाद यहाँ पे हमें मिलता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लाइमस्टोन के बाद हमें मिलता है यहाँ पे सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसे आप बोलते हैं। फिर इसके बाद हमें मिलता है जिप्सम। बेटा ये बंद कर दें थोड़ा सा। अच्छा, जिप्सम के अलावा यहाँ से हमें मिलती है क्ले, ठीक है। सर मेरी क्लास में को ज्वाइन करना है, वो इवेंट भेज रही है। जी बेटा, ये हनादी बाबा, इसको ज्वाइन करने थे। अच्छा ये सादिया अंसारी कौन है बेटा, किसी को बताएं? सर शाहजहान से पूछें। अच्छा, नहीं पता यार, माफ करो। तो मिनरल्स यहाँ पे हमें जो मिलते हैं वो ये वाले मिनरल्स मिलते हैं, क्ले, जिप्सम, सॉल्ट, लाइमस्टोन, ये सारे आपके मिनरल्स होते हैं। अब एरिया के अंदर जो मेजर चीज है वो ये है कि इन एरियाज में दो तरह की फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं, लेकिन फैक्ट्रीज यहाँ पे दो तरह की मेनली फैक्ट्रीज हैं। एक यहाँ पे हमें मिलती है अटक ऑयल रिफाइनरी, अटक ऑयल रिफाइनरी जो कि मिनरल बेस्ड फैक्ट्री है ना, अटक ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें सीमेंट फैक्ट्रीज मिलती हैं। अब पेपर में सवाल सीमेंट फैक्ट्री वाला भी आ सकता है। सीमेंट इस दफा वैसे भी इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो सीमेंट फैक्ट्री को जरा ध्यान से कीजिएगा। क्लियर? सीमेंट फैक्ट्री वाला सवाल इस दफा इंपॉर्टेंट है। सीमेंट बनता कैसे है, इसके वो क्या होते हैं, इनपुट्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये आ सकता है। इज इट क्लियर? जी बेटा, ये पुठवार प्लेटू अब आपको क्लियर हो गया, कोई सवाल तो नहीं है इससे पुठवार प्लेटू से? जी बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। सर जी बेटा, सर ये हाई डेली रेंज एक बार दोबारा बता देंगे? हाय हाई डेली रेंज जो आपने हाई बताया। डेली रेंज ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये आप बेटा मुझे बताएं कि ये आपको 36 लिखा हुआ नजर आ रहा है, दूसरा तो 27। ये 36 का मतलब क्या होता है टेम्परेचर में? ये हाईएस्ट इतना होगा आज के दिन में और लोएस्ट इतना होगा। जो इनके दरमियान डिफरेंस होता है हाई और लो के दरमियान, टोटल डिफरेंस कितना है आप मुझे बताएंगे जिसने ये क्वेश्चन पूछा? कितना डिफरेंस है? 9। 9। 9 का। तो ये 9 का जो है ना, जो डिफरेंस है, इसका मतलब है कि ये जो 10 से अगर नीचे है या 12 से अगर नीचे, 12 कर लें, अगर 12 से नीचे अगर जो भी आपको डिफरेंस नजर आएगा तो उसके लिए आप कहेंगे लो डेली रेंज है। लेकिन इस्लामाबाद में जो डेली रेंज है वो ज्यादा हाई होता है। मतलब इस्लामाबाद के डे और नाइट की, तो कराची का था, इस्लामाबाद में अगर हम देखें, इस्लामाबाद के डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत बड़ा गैप होता है। अब बेटा आप ही बताएं जिसने सवाल पूछा है, इस्लामाबाद में टुडे क्या था हाईएस्ट टेम्परेचर? 40, लोएस्ट क्या था? जी 12-22 होगा। तो इसमें जो गैप है जो 40 और 22 के दरमियान, ये बेसिकली शो करता है देयर इज हाई डेली रेंज, मतलब डे और नाइट के टेम्परेचर में हाई डिफरेंस है। चलें जी, अब ठीक है सर, थैंक यू। सर ये सारा पोटोवार प्लेट्यू के बारे में जो आपने लिखा हुआ है ये पुठवार प्लेटू है। अब पुठवार प्लेटू सारा? जी, सारा पुठवार की डिफरेंट डायमेंशंस मैंने कवर की हैं। ये कोई एक चैप्टर नहीं था, ये बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, ये ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिया। सर इसकी रेनफॉल कितनी होती है एनुअली? एनुअली इसमें रेनफॉल जो है तकरीबन यहाँ पे 300 से लेके 800 के दरमियान मिलीमीटर के दरमियान होती है। तो ये कौन से रीजन में आएगा क्लाइमेटिक में? क्लाइमेट के कौन से रीजन में आएगा? ये बेटा सेमी एरिड में आएगा, सेमी एरिड। कौन से रीजन में ओके आएगा? ये सेमी एरिड रीजन में आएगा। ठीक हो गया? अब हम इसके साथ एक और एरिया को स्टडी करते हैं। अब ये तो मैंने एक एरिया बताया, अब हम अगले एरिया को भी स्टडी कर लेते हैं, साथ ही कर लेते हैं बेटा। अगर बल्कि मैं इरेज कर देता हूँ, आप अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में बेटा भेज दीजिएगा प्लीज, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में भेज दिया सबने? चलें जी, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हम दोबारा आते हैं इसी मैप पे। इसी मैप को हम सामने रखते हैं और इस मैप के ऊपर हम एक और एरिया शेड कर लेते हैं। आप लोग एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसके फीचर लिखेंगे और उसके बाद उस पर जो सवाल बन सकते हैं वो भी लिख सकते हैं। ये जो जेलम है इससे नीचे,
ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, और ये जो पूरा रीजन आ रहा है इंडिया के Upper Indus बॉर्डर के साथ। यस, ये कौन सा रीजन है? इंडस प्लेन्स। ये कौन सा बेटा रीजन है? अपर इंडस प्लेन्स का रीजन। ये वाला रीजन अपर इंडस प्लेन है। अब ये थोड़ा बहुत वेरिएट कर सकता है बेटा, ये मैं क्योंकि खुद ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ये आपका, लेकिन यूजुअली ये वाला अपर इंडस प्लेन होता है। और इससे नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो मैं ग्रीन कलर में साथ ही ऐड कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड, ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड लोअर इंडस। दिस इज लोअर इंडस। अच्छा, अब अपर इंडस प्लेन के साथ अब लोअर इंडस प्लेन हो गया। अब अपर और लोअर इंडस प्लेन ये दो आपके प्लेन्स हैं। इन दोनों प्लेन्स के ऊपर भी थोड़ा कॉन्टेक्चुअल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इसका अगर टोपोग्राफी से कोई चीज आने के ज्यादा चांस हैं तो मुझे लगता है ये वाले टॉपिक्स में ज्यादा फोकस प्राइमरी आप। इज इट क्लियर? जी बेटा, जैसे बोला ये तो आप, जी बेटा, सर ये आखिरी बात जैसे बोला कि आखिरी पॉइंट मैंने कहा है कि ये वाला टॉपिक टोपोग्राफी में ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफा के पेपर के लिए। पोठवार प्लेटू भी और इंडस प्लेन्स भी, ठीक है? सही है सर। अब इंडस प्लेन्स, ये शाहजैन लिखोगे ना, मैंने क्योंकि सारे चैप्टर्स को कवर करना है तो हर चैप्टर में मैं कोई ना कोई चीज बताता रहूंगा, ठीक है? सही सर। अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर हमारे पास जो मल्टीपल चीजें आती हैं वो हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आता है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों का, एक तो सबसे पहले कंपैरिजन क्वेश्चन बनता है। ये तो एक इसको मैं लिखूंगा अपर इंडस प्लेन और ये है लोअर इंडस प्लेन, ठीक है? अपर और लोअर इंडस प्लेन के जो एरियाज हैं, अब पेपर में सवाल आता है कि इन दोनों की टोपोग्राफी का कंपैरिजन बताएं। कंपेयर टोपोग्राफी ऑफ, आज अब्दुल हनान नहीं है, ऑफ सर है वो पिक्चर भेज रहे हैं। अपर इंडस प्लेन प्लस लोअर इंडस प्लेन। अपर और लोअर का कंपैरिजन आता। अब मैं पहले तो प्लस प्लस वाले पॉइंट लिखूंगा। प्लस का मतलब क्या होगा? दोनों में सेम चीजें क्या है। प्लस का मतलब क्या है? दोनों में सिमिलर क्या है, प्लस में ये आएगा। सिमिलर का मतलब ये है कि सबसे पहले तो दोनों में फ्लैट लैंड, बोथ हैज फ्लैट लैंड alluvial soil, एंड एलुवियल सॉइल, ये एक ही पॉइंट है। दूसरा सिमिलर पॉइंट क्या है इसके अंदर, अपर और लोअर में, कि दोनों के अंदर जो सबसे मेन हमें फीचर नजर आता है कि यहाँ पे जब बेटा जहां पे भी रिवर होता है ना, रिवर होता है, उसके जो बैंक्स होते हैं, उसके किनारों के साथ का जो एरिया होता है, वो अगर फ्लैट एरिया होगा तो उनको हम बोलते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन, और जो उससे थोड़ा आगे का एरिया होता है, एक्टिव फ्लड प्लेन का जो हमसाया या नेबर होता है, उसे हम बोलते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन। तो यहाँ पे देखिए, अपर इंडस प्लेन में रिवर है और लोअर में भी रिवर है, दोनों जगह पे नजर आ रहा है रिवर आपको। जी, एक में तो ज्यादा रिवर है, दूसरे में कम है। तो अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन में both have फ्लड प्लेन्स। अब ये नाम से पता चल रहा है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या है? जहाँ पे प्लेन एरिया, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड के लिए रोड बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, दुनिया की हर चीज बना सकते हैं फ्लड प्लेन के एरिया के अंदर। अब आपके माइंड में एक चीज आती है फ्लड। अब मुझे बताएं कि अगर ये ग्लास है, ये एक ग्लास ऑफ वाटर आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें से एक ड्रॉप बाहर पानी गिर जाए, एक ड्रॉप पानी का गिर जाए, या दूसरी साइड पे पूरा ग्लास का पानी निकल के बाहर आ जाए, तो मुझे बताएं कि ओवरफ्लो हम दोनों को कहेंगे या एक को? किसको ओवरफ्लो कहेंगे? जिसमें से एक ड्रॉप गिरा है, क्या सिर्फ उसको ओवरफ्लो कहेंगे या दूसरे को भी ओवरफ्लो कहेंगे? दोनों को हम क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो ऑफ वाटर। दोनों को
दोनों को हम क्या बोलेंगे, चाहे ड्रॉप ऑफ वाटर हो चाहे आपका ज्यादा पानी गिर जाए, हम ओवरफ्लो ही कहेंगे। बेटा फ्लड प्लेन का मतलब ये है कि हर साल ये नहीं है कि इस इलाके में हर साल ही इतना फ्लड आता है कि लोग जो हैं वो हर साल यहाँ से चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इसी साल रिवर ओवर रिएक्टिव होता है, ओवर फ्लो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करता है, तब ज्यादा बड़े सैलाब आते हैं। जैसे 2022 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सैलाब आया तकरीबन 1 करोड़ लोग उससे इफेक्ट हुए थे। ठीक है, जो वैसे फ्लड आते हैं, ये छोटे मोटे फ्लड तो बेटा हर साल पाकिस्तान में देखें, रिवर से अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर निकले हम उसे भी फ्लड ही बोलेंगे। रिवर से अगर पूरा रिवर फ्लो कर जाए, ओवरफ्लो कर जाए, तब भी हम उसे फ्लड ही बोलेंगे। फ्लड को हम ये कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी फ्लड है और लो इंटेंसिटी फ्लड, याद रखिए। सर वो अजलान ने वो ज्वाइन करना है तो आप एक्सेप्ट कर लो जी। अब ओवरफ्लो जो है ना, ये आपका मैटर करता है कि आपके जो एरियाज हैं उनमें ओवरफ्लो जो है वो कितना होता है और कितना नहीं होता। ठीक है, अब ये ओवरफ्लो की अगर हम बात करें, ये उस्मान बिन तलत पता नहीं पढ़ने वाला है या नहीं, पढ़ना तो इसने होता कोई नहीं है। अच्छा, ये ओवरफ्लो वाला है। इसके बाद प्लस करते हैं एक और, क्या कह रहे हैं आप बेटा? पढ़ने वाला पढ़ रहा है, चलो फिर ऐड कर लेता हूँ यार, अगर पढ़ रहा है तो। अच्छा, बोथ है फ्लड प्लेन्स, उसमें फ्लड प्लेन्स में 2 टाइप्स हैं फ्लड प्लेन की। कौन सी होती हैं? AFP और दूसरी क्या है? OFP, एक्टिव फ्लड प्लेन और ओल्ड फ्लड प्लेन। दोनों में ये चीजें होती हैं। सही हो गया। अब दोनों माउंटेन, दोनों के पास जो है बेटा, दोनों दोनों जो एरियाज हैं उनके साथ उनके करीब में हमें एक और चीज भी नजर आती है। वो क्या नजर आती है? इन दोनों के अंदर हमें इनकी साइडों पे पहाड़ हैं, दोनों की साइडों पे पहाड़ हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक माउंटेन रेंज नजर आती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे झेलम के आसपास के जो एरियाज हैं, सर कौन सी माउंटेन रेंज मैंने बताई थी पुरस्कार के एंड? यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज थी? हेलो, ओहो वो वजीरिस्तान। अभी बताई थी यार 2 मिनट पहले। यहाँ पे सर वो हिमालय सॉल्ट गलन रेंज यार, सॉल्ट रेंज अभी पढ़ाई है। सर माउंटेन सर रेंज आपने कहा है माउंटेन रेंज कौन सी है आप? इस पोठवार के नीचे, इस पोठवार के नीचे वाला आखिरी पॉइंट था। अब इसी तरह जो लोअर इंडस प्लेन है उसके भी यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है और यहाँ पे दूसरी माउंटेन रेंज है लोअर इंडस प्लेन के साथ। तो जहां पे भी माउंटेन रेंज होती है उसके बाद अगर माउंटेन रेंज को पर्सपेक्टिव बना लें, माउंटेन रेंज से जब आप फ्लैट एरिया माउंटेन रेंज से जब आप फ्लैट एरिया में जाते हैं, तो जो पहला प्लेन एरिया आता है माउंटेन रेंज से, उसको क्या बोलते हैं भला? उसको हम क्या बोलते हैं? वो जो माउंटेन रेंज, उसको हम बोलते हैं पिडमोंट प्लेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिडमोंट प्लेन बोलते हैं। एक मिनट, ये सर किस अच्छा, पेमेंट उसको हम सर प्लेन बोलते हैं? बेटा पिडमोंट प्लेन किसको बोलते हैं? मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ये बेटा पूछे जी जी। जो सर कोई नहीं बताए। इसके बाद अगला है हमारा बेटा पिडमोंट प्लेन। क्या बोलते हैं? मैं लिख भी देता हूँ बेटा, आप टेंशन ना लें, मैं लिख भी देता हूँ। बोथ हैव कि कौन है बेटा ये? बोथ हैव पिडमोंट प्लेन्स। ये पिडमोंट प्लेन की मैं डेफिनेशन भी आपको लिख के देता हूँ। ये प्लेन एरिया एट फुट ऑफ, बेटा ये कौन है? ये कौन कर रहा है ऐसे? उस्मान बिन तलत सर। जी उस्मान बिन तलत, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? कैसी तबीयत है? शाजिया के जी उस्मान बिन तलत, कैसी तबीयत है भाई? ठीक ठाक हो उस्मान?
वो बता तो सर दो ये इसका भाई फेक ठीक ठाक। अकाउंट होगा सर। जी जी, नहीं नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने कहा उस्मान बिन तलत है, क्या हाल है बेटा, ठीक हो, तबीयत कैसी है? सर ये इसका फेक अल्लाह अकाउंट हाफिज़। था, वैसे ही दफा आज हो फिर जाओ। पढ़ रहा है। मैं लगता है लड़की है यार क्या? तुम्हें शाहजमान, तुम्हारी वजह से मैंने ऐड किया था और ये तुमने ही जानबूझ के कराया। मुझे पता है ये घटिया आदमी जो है ना, सर ये इसका क्लास में इसी कसम तरह से मैंने जान नहीं किया, मैं तो फजूल। भलाई की उसकी। अच्छा, शादमान अच्छा प्लेन बच्चा है ये। एरिया, इसमें जो मुझे पता है नॉन सीरियस है, चाहे वो चांद सितारों से भी होके आ जाए ना, वो नॉन सीरियस ही रहता है, वो इसी सर तरह ही है। शाहजमान अच्छा, शाहजमान अच्छा है। पिडमोंट प्लेन्स जो हैं वो एरिया एट द फुटहिल ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के फुटहिल के ऊपर जो एरिया होता है उसे हम पिडमोंट प्लेन कहते हैं। देखें, जो अपर इंडस प्लेन के पास कौन सी माउंटेन रेंज है? अपर इंडस प्लेन के ऊपर कौन सी माउंटेन रेंज है? हाफ सॉल्ट रेंज है, सॉल्ट और हाफ रेंज। क्या है? हाफ सुलेमान रेंज भी आ जाती है, ये नीचे नीचे वाली साइड पे आपको नजर आ रही है। लेकिन लोअर इंडस प्लेन के साथ कीर्थर रेंज है, यहाँ पे हमें सुलेमान रेंज, इसको हम बोलते हैं सुलेमान रेंज, और इसको हम बोलते हैं कीर्थर रेंज। तो अपर इंडस प्लेन में जो पिडमोंट प्लेन है वो सॉल्ट रेंज के साथ है, लोअर इंडस प्लेन में सुलेमान और कीर्थर के साथ है। इधर क्लियर? ये तीन दोनों में सिमिलर पॉइंट हो गए, ये दोनों के अंदर क्या हो गए? सिमिलर पॉइंट हो गए। डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के? दुआब इन दुआब इन अपर इंडस प्लेन एंड नन इन लोअर इंडस प्लेन। ये पहला याद रखें, ये जो दुआब होता है ये आपका अपर इंडस प्लेन में, ये वाकई में अल्बर है। चलो ये अच्छा बच्चा, इसको ऐड करता हूँ। तो दुआब इन अपर इंडस प्लेन एंड नन इन लोअर इंडस प्लेन, मतलब दुआब जो है वो अपर के अलावा नहीं है। दुआब कहते किसको है बेटा? दुआब याद रखिएगा, लैंड बिटवीन टू रिवर्स विच हैज, ये इसकी डेफिनेशन लिख लें पेपर में, 1 मार्क की डेफिनेशन, बिटवीन टू रिवर्स, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, लैंड बिटवीन टू सर रिवर्स विच हैज, जी बेटा, सर ये वही अल्बेर है, जी वो जी, वाला अकाउंट है फेक उसका। अल्बर क्या? सर ये वही अल्बेर फिर से कर रहा था। बस ठीक है, निकाल दिया। सर जी तो एल्बर है ही नहीं, वो तो मेरे से इंस्टा पे बात मतलब कर इसका रहा है। मतलब है, इसका मतलब है मार्स के अंदर से ही कोई हरकतें कर रहा है, मार्स वाले ये अभी तक नॉन सीरियस है। लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ये विच हैज फ्लड प्लेन्स, जिसके अंदर फ्लड प्लेन्स भी हों, एंड अलूवियल टेरेस, क्या बने आपका? अलूवियल टेरेस, जिसमें बेटा फ्लड प्लेन और अलूवियल टेरेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दुआब बोलते हैं। ये याद रखिएगा, टिपिकल दुआब के अंदर अलूवियल टेरेस का होना जरूरी है। अलूवियल टेरेस का मतलब ये है कि इसका हाईएस्ट पार्ट ऑफ दुआब होता है ये, और हाईएस्ट पार्ट ऑफ दुआब जो है ये बिलाल चीमा, हाईएस्ट पार्ट ऑफ दुआब होता है ये। अब ये हाईएस्ट पार्ट ऑफ दुआब को हम अलूवियल टेरेस कहते हैं, ये अपर में है, लोअर में नहीं है। अब अगला इनमें डिफरेंस, अगला डिफरेंस ये है कि जो लोअर इंडस प्लेन है वहां पे एक ऐसा फीचर है जो अपर में नहीं है, डेल्टा। डेल्टा। यस, डेल्टा इज formed at लोअर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। पेपर में फिर यहाँ पे डेफिनेशन आती है कि डेल्टा की डेफिनेशन लिखो, डेल्टा की डेफिनेशन लिख। अब डेल्टा की डेफिनेशन ये है, डेल्टा कहते हैं हम डेपोजिशनल फीचर ऑफ ए रिवर when it drains into सी। अब जब कोई भी रिवर सी में गिरता है, जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ पे देखें, रिवर इंडस अपना सारा मटेरियल जो इसमें मड होती है, सैंड होती है, एलुवियल होता है, जितना भी इसके अंदर, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, इंडस डेल्टा। क्योंकि यहाँ पे रिवर इंडस ड्रेन आउट हो रहा है तो हम इसे इंडस डेल्टा बोलेंगे। इसके अलावा
और भी डेल्टाज हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो रिवर इंडस का डेल्टा है। ये आपने सिर्फ इतने पॉइंट याद रखने हैं, बाकी आप चैप्टर 1 के अंदर से और चीजें हैं, लेबलिंग शेबलिंग वाले जो सवाल होते हैं, लेबलिंग के लिए मेरी अलहदा वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग वो सर्च कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, लेबलिंग के लिए अलहदा से वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं। आप लोग अगर आपको लेबलिंग नहीं करनी आती तो मेरी यूट्यूब की वीडियो लेबलिंग की देखें, आप एक मैप अपने साथ रखें और उस मैप के थ्रू आप लेबलिंग करते जाइएगा। सर जी बेटा। आपकी यूट्यूब की वीडियोस कौन से चैनल पे होती हैं? आपके चैनल का नाम क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है चैनल का नाम, ये इस पेज पे लिखा हुआ है ना, ये जो स्टार फ्यूजन डिस्कवर पाकिस्तान, ये वाला मेरे चैनल का नाम है। ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ अच्छा, सर अब इसके बाद क्या है? सर जी बेटा। सर पाकिस्तान में कितने डेल्टा होते हैं? डेल्टास पाकिस्तान में बेटा, एक्चुअली पाकिस्तान में डेल्टास जो है वो 4 जगहों पे मिलता है हमें। कितनी जगहों पे मिलता है? 4 जगहों पे। क्या? लेकिन अगर हम एक्टिव डेल्टा की बात करें तो एक्टिव डेल्टा पाकिस्तान में 2 जगहों पे। सर एक्टिव लीव कर गया, डेल्टा सर लीव कर गया। कौन? वो बच्चा ये जो कह रहा था सर अभी। जो सवाल कर रहा था? सलमा नहीं फैसल नहीं सर, सलमा नहीं, फैसल। सर आवाज निकाल रहा था। अच्छा, सलमा फैसल कर, ठीक है। अच्छा, तो जो डेल्टा होता है ना बेटा, वो आपका डेल्टा जो है वो, वहां पे याद रखिए कि 2 डेल्टाज आप हमारे पास हैं। वैसे तो जो एक्टिव डेल्टाज हैं वो इंडस और हब डेल्टा है। ठीक है, वैसे दश्त का भी बनता है, फार्म होता है, हिंगोल का भी बनता है, लेकिन वो एक्टिव डेल्टाज नहीं है क्योंकि उन रिवर्स में पानी सिर्फ सीजन के अंदर आता है। ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, अब ये हमारे पास फीचर आ गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इन दोनों की कंबाइन, इन दोनों का कंबाइन हम क्लाइमेट करते हैं। दोनों का क्या करते हैं? कंबाइन क्लाइमेट करते हैं। जी बेटा। अब कंबाइन क्लाइमेट हम जब करेंगे इसके अंदर, तो क्लाइमेट जो है ये कंबाइन, हम चीजों को देखते जाएंगे कि किस तरीके से। अब पहली बात तो यह कि इनका, ये अब्दुर्रहमान, आप ही हैं अब्दुर्रहमान अदनान, या आपसे पहले से अवेलेबल हैं? ABDR, जी सर। आप पहले से जी अवेलेबल है सर, ना? ये ये मैं। देखो, आपके नाम से एक और बंदा आ रहा ओ। है। हाँ। अच्छा, इसके अंदर जैसे इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाली जो चीज है हम कहते हैं एरिडिटी। इंडस प्लेन्स। ये प्लेन्स तो है एरिडिटी। अब हम क्लाइमेट करने लगे ना, एरिडिटी इंक्रीजेस, से हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं उतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट उतना ज्यादा चेंज होता है। अब हम इन दोनों का क्लाइमेट करते हैं, इन दोनों रीजन्स का हम क्लाइमेट करते हैं। चलें जी, अब मुझे बताएं इन दोनों रीजन्स की क्लाइमेट, इन दोनों सर इनका रीजन्स के क्लाइमेट क्लाइमेट डिफरेंट। को, दोनों दोनों का सेम तरह का क्लाइमेट है, हम इनको सेमी एरिड ही काउंट करते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी एरिड या लो लैंड क्लाइमेट कहते हैं इसको। कौन सी जोन है ये? लो लैंड क्लाइमेट। जैसे पुठवार प्लेटू भी यही है, पुठवार प्लेटू भी लो लैंड भी है और सेमी एरिड भी है। पुठवार प्लेटू लो लैंड भी है और सेमी एरिड भी है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है जी बेटा। सर पुटवारा प्लेटू अपर इंडस प्लेन का हिस्सा है? जी, पुठवार प्लेटू इंडस प्लेन का हिस्सा नहीं होता। प्लेटू प्लेन कैसे हो सकता है? मुस्तफा, सवाल करने से पहले सोचा करो। सर यार ये जो आप जहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ना लिखें, यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये लो, मैं क्लोज कर देता हूँ, ये लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सर वो ब्लू की वजह से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, ब्लू की वजह से, वो येलो जो हुआ है साथ में उसकी वजह से नहीं यार, मैं लाइट कलर यूज वो कर। कैसे नजर नहीं आ रहा सर? अच्छा, मैं लाइट कलर यूज कर रहा हूँ, डोंट वरी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है लो लैंड क्लाइमेट है। तो लो लैंड क्लाइमेट के फीचर तो सारे वही वाले होने चाहिए। फीचर कौन से हैं? आपने फीचर अभी पुठवार प्लेटू में भी किए थे सारे, फीचर तो आपके वही होने चाहिए। सबसे पहला, आप समर बताएं कैसी होगी? समर कैसा होता है? वेरी हॉट। समर यहाँ पे हम हॉट टू वेरी हॉट कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे, हॉट टू वेरी हॉट। इसके बाद विंटर कैसा होता है? माइल्ड। माइल्ड नहीं होता,
कूल होता है। कूल और फॉगी होता है, फॉगी, फॉग ज्यादा होती है इस एरिया में। क्लियर हो गया? उसके बाद रेनफॉल किस सोर्स से होती है? ड्यू टू सही मॉनसून। शाहजमान कर रहे हैं। सर ये कोई दूसरे नाम के शाहजमान से आया हुआ है, ये सर, फेक दूसरा वाला। शाहजमान है। सर ये कोई और शाहजमान है यार। अच्छा चलो ठीक है, 2 शाहजमान आ गए, खैर है। शाहजमान सर के ये नाम। मैं नहीं हुई है, जो प्रोफाइल पिक्चर है नहीं वो मैंने। अच्छा ठीक है, अब जो भी शाहजमान है नाम सर्च करना है। जी, ये प्रोफाइल पिक्चर के बगैर वाला? जी जी सर, जी जी। अच्छा नहीं, ये सर वो शाहजमान ग्रे हो, वाला। ये जिसने पिन किया हुआ है। सही सर, ये भी नहीं नहीं सर ये मैं ही हूँ। सर ये तो मेरे साथ पेयर होया हुआ है। लीव कर लिया। लीव सर कर लीव गया? कर लिया। यार ये कितने शायद। घटिया लोग हैं यार। मैं किसी भी सर मार्स ये के बच्चे को सर ये मार्स आइंदा में से ही है। मानी, मार्स में मैंने पाबंदी कर लगा दी है, मार्स को मैंने ऐड ही नहीं करना। कॉलर मार्स कैसा गई, हो सर मैं भी मार्स में से ही हूँ। मार्स को मैंने बस निकाल देना है, अब मैं मार्स के बच्चे को ऐड नहीं। सारे यार बबी डाइस मतलब मैं इतनी मेहनत करके क्लास पढ़ाता हूँ और ऐसे घटिया लोग होते हैं यार, तमीज नहीं है इनको। सर सेम 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 सेम। अच्छा फिर इसके बाद क्या है? रेनफॉल ड्यू टू मॉनसून है, मॉनसून की वजह से रेनफॉल है। और मेन रेनफॉल का सोर्स जो है वो मॉनसून की वजह से आपका ये आ जाता है। अब याद रखिएगा, हमारे पास एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो थोड़ी सी चीज हमने देखनी है, जैसे जैसे हम नॉर्थ वाले रीजन मतलब अपर इंडस प्लेन के रीजन से लोअर इंडस प्लेन के रीजन में जाते हैं तो एरिडिटी इंक्रीज होती है। ये पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा। जो अपर इंडस प्लेन है, यहाँ पे एक और सोर्स भी होता है रेनफॉल का, ये वाला जो स्पेशली अपर इंडस प्लेन पोठवार का रीजन है, इसमें हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट्स यहाँ पे आते हैं थोड़े बहुत। बाकी ये है कि क्योंकि अपर इंडस प्लेन पंजाब के अंदर जो स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे हमें स्टॉर्म्स भी आजकल मिलते हैं, इस रीजन में स्टॉर्म्स पंजाब में भी आते हैं। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ यहाँ पे इन रीजन में होती है, लेकिन अपर इंडस प्लेन रीजन में वो पॉइंट लिखवा ही नहीं रहा जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट है। और यहाँ पे भी डेली रेंज क्या है? हाई डेली रेंज होती है, हाई डेली रेंज। दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क क्या होता है? ज्यादा सर होता जूम इन कर सकते हैं? है। जी जी, हाई डेली रेंज ये होती है। इज इट क्लियर बेटा? जी बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। जी यस। अच्छा, अब हाई डेली रेंज के बाद हम लोग फर्दर बात करते हैं जिस चीज के ऊपर, वो हमारे पास है हमारी हाई डेली रेंज के अंदर जो है वो हम लोग ये चलेंगे। फिर हमारे पास जो है वो सबसे जी जी इसकी, अब इंडस प्लेन की अंदर एक पोर्शन था इंडस डेल्टा का। इंडस डेल्टा बड़ा फेमस है, इंडस डेल्टा पे बड़े सवाल भी बन सकते हैं। इंडस डेल्टा के ऊपर आपकी काफी चीजें पूछी जा सकती हैं सेपरेटली। यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इंडस डेल्टा के हवाले से आपने प्रिपेयर्ड रहना है। इंडस डेल्टा के अंदर याद रखिएगा, ये जो रीजन होता है इंडस डेल्टा का रीजन होता है, यहाँ पे हमारे पास काफी फ्लैट एरिया भी है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी लो होती है। पंजाब में अब पेपर में सवाल आता है कि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है? व्हाई देयर इज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी पंजाब के अंदर? यहाँ पे टोपोग्राफिकल रीजन है, फ्लैट लैंड है, ज्यादा हाउस इजी है, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पानी के बहुत ज्यादा रिवर्स हैं। इसके अलावा रोड नेटवर्क मौजूद है, यहाँ पे फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात मॉडरेट क्लाइमेट की अगर बात करें तो ओवरऑल क्लाइमेट यहाँ पे मॉडरेट है, अनबियरेबल नहीं है। ये नहीं कह सकते कि आप जो पंजाब का क्लाइमेट होता है वो बियरेबल ही नहीं होता, बियरेबल होता है बेटा। हम सारे लोग रहते हैं तो इसका मतलब है वो बियरेबल क्लाइमेट है, यहाँ पे लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स में है या डेजर्ट में है तो वहां पे एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट होती है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट होती है, नेगेटिव -15-20 तक चला जाता है। लेकिन तो डेजर्ट है वहां पे एक्सट्रीम हॉट होता है। तो इस वजह से
वहां पे रहना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली, वहां पे इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। इज इट क्लियर बेटा? अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, दो, ये वाला आप लोगों ने लिख लिया, प्लेन्स वाला सारा। यहाँ पे एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं, मैंने पहले से मैं आपको एक्टिविटीज भी बता दी कि एक्टिविटीज में यहाँ पे याद रखिएगा सबसे ज्यादा आपकी फार्मिंग, फार्मिंग में लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सारी फार्मिंग यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज बना सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सी फ्लैट लैंड है, वाटर भी अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर सकते हैं, बाकी रोड और ये सारी चीजें इजी टू बिल्ड होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास जो है क्या नाम है, फर्दर जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज या ट्रेड एक्टिविटीज इजी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल्स भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, इस तरह की एक्टिविटीज काफी ज्यादा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? जी बेटा। अब अपर और लोअर इंडस प्लेन के अंदर जो क्लाइमेट की अगर हम बात करें, अगर क्रॉप्स के क्लाइमेट की बात करें, चले मैं एक आपसे एग्जांपल पूछता हूँ। एग्रीकल्चर वाला पाकिस्तान का 70 to 80% जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो किन प्रोविंसेस में होती है, किन एरियाज में होती है? पंजाब पंजाब एंड सिंध, पंजाब एंड सिंध के अंदर होती है, ऐसे ही है। पंजाब और सिंध के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है बेटा, वो अगर इतनी ज्यादा यहाँ पे होती है तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स समर में ग्रो करती हैं जो 25 से 35 डिग्री, इवन 40 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर जाती है। समर क्रॉप जैसे राइस है, शुगर केन है, आपका कॉटन है, ये वो वाली क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे समर में ग्रो होती है। विंटर में कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं? विंटर सीजन के अंदर वीट ग्रो कर सकते हैं आप, मेज ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स का मतलब क्या होता है? द सीड्स विच आर सोन फॉर ऑयल, सीड्स विच आर ग्रोन फॉर ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन। ये जो बेटा क्रूड ऑयल होता है ना, ये पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हम कर सकते, क्रूड ऑयल पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो आपका जिसको एडिबल ऑयल कहते हैं, खाने पीने में इस्तेमाल होता है, आपकी चिकन कढ़ाई में डलता है, ठीक है, सब्जियों में डलता है, वो जो एडिबल ऑयल होता है, वो उसके लिए जो सीड्स होते हैं, जैसे केनोला है, केनोला ऑयल आप लोग घरों में यूज करते होंगे। बस उसके अलावा आप लोगों ने मस्टर्ड का कभी ऑयल यूज किया होगा, मस्टर्ड ऑयल जिसको ये सरसों का तेल कहते हो आप लोग, सरसों का तेल कभी घर में इस्तेमाल किया है आप बालों पे लगाने के लिए? जी सर, वो लेके निकलता है कहाँ से वो एडिबल ऑयल? एडिबल ऑयल क्या कहाँ से निकलता है? बेटा? क्रॉप्स लगाते हैं, क्रॉप्स में उन क्रॉप्स के ऊपर सीड्स होते हैं, उन सीड से निकलता है, इसलिए जिन सीड से ये निकलता है उन सीड्स को ऑयल सीड्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब ये हमारा इंडस प्लेन का एरिया भी हो गया। अब इंडस प्लेन पे ये वाले सवाल बेटा बन सकते हैं, मोस्टली इन्हीं से एसोसिएटेड सवाल होते हैं, रीजंस भी आएंगी। तो इसी तरह अगर आपको टोपोग्राफी और क्लाइमेट अच्छा आता है ना इन 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 रीजन्स का, आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। और परेशान नहीं होना। क्यूएस्टा क्या होता है? क्यूएस्टा पे कोई अलग सवाल आता नहीं है। क्यूएस्टा कहते हैं एक हिल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको, जो इस तरह का होता है, ये देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं बेटा, हिल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक साइड पे आपको स्टीप नजर आती है और एक साइड पे आपको जेंटल स्लोप नजर आती है। ये जो इस तरह की रिज जो होती है इसको कहते हैं लाइमस्टोन रिज। ये नहीं आता पेपर में, छोड़ देना इसको, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। लाइम एक नंबर की सर? डेफिनेशन के लिए करना है इसको। लाइमस्टोन रिज which has एग्जांपल मांग which has one steep side and other gentle side। सर जी बेटा, जी बेटा। सर मियांडर लेक्स क्या होती हैं? मिएंडर और ऑक्सबो लेक के ऊपर कोई अलग सवाल नहीं आता। मिएंडर कहते हैं कर्विंग, ट्विस्टिंग
टर्निंग एंड ट्विस्टिंग कोर्स ऑफ रिवर को कहते हैं मीएंडर। ये मैंने स्नेक की तरह लाइन लगाई है ना, ये वाली, ये इस चीज का नाम मीएंडर है। इस पे कोई और सवाल नहीं बनता बेटा, कसम खा के कहता हूँ। मीएंडर पे टर्निंग एंड ट्विस्टिंग कोर्स ऑफ रिवर को, बस। सर और इनकी डेफिनेशन भी नहीं आ सकती। डेफिनेशन के भी चांस नहीं है, इतनी ज्यादा कभी आज तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करनी है तो आप कर लें, लेकिन कोई सर लेटर आया है तो ये भी आ सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसी मिएंडर से जब एक लूप सेपरेट होके इस तरह एक लेक बन जाती है, ये लूप क्रीसेंट टाइप लेक बन जाती है। एक बैंक टूटा, इस बैंक के टूटने के बाद पानी बाहर निकला, और पानी जो है उसने एक क्रीसेंट की तरह, एक चांद की तरह, जो फर्स्ट डेज का या वो होता है चांद, उसकी तरह एक शेप इख्तियार कर ली। इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। इज इट क्लियर? ये ऑक्सबो लेक है, ये ऑक्सबो लेक है। तो इस पे बेटा सवाल नहीं आते, परेशान नहीं होना। ये पेपर में ना चैप्टर 1 में इतनी चीजें लिखी हुई हैं जो अननेसेसरी हैं, जिनके ऊपर सवाल नहीं बनता, उसके ऊपर आप परेशान होके बगैर देखे कोई नहीं बसता, छोड़ जाइए। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं, हमारे पास ये मेन पोर्शन एक तो हमने ये कवर अप कर लिया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लें और अपने अपने ग्रुप्स में, रेलेवेंट ग्रुप्स में भेज दें बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने अपने रेलेवेंट ग्रुप्स में भेज दें। थैंक यू। सर ये बलूचिस्तान यूजलेस है? बलूचिस्तान प्लेटू पे यूजलेस का तो ये नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि बलूचिस्तान प्लेटू पे चांसेस कम ही हैं। बलूचिस्तान प्लेटू की टोपोग्राफी कोई इतनी डिफिकल्ट है भी नहीं, उसमें रगडनेस ज्यादा है, ड्राईनेस ज्यादा है, ठीक है। उसमें आपके पास बेसन का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, स्टीप स्लोप्स, माउंटेन्स, ये सारी चीजें हैं। तो ये वो है, लेकिन इसके ऊपर टोपोग्राफी के ऊपर ज्यादा सवाल डिफरेंट आने के चांसेस नहीं है। ये जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे, ये वाले मैंने आपसे कवर किए, ठीक है। ऐसे पेपर में ऐसे होते हैं कि ऐसे पेपर में ऐसे होता है कि एक चैप्टर क्वेश्चन में आ जाए, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी आ जाए, रिपीट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। सही है सर। चैप्टर रिपीट नहीं होता, पार्ट रिपीट हो सकते हैं, कि मतलब एक चैप्टर के पार्ट, आधे पार्ट उसने क्वेश्चन 2 में दे दिए और आधे पार्ट क्वेश्चन 3 में दे दिए, सही है ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस में होता है, ठीक है, वो बहुत रेयर चांसेस। ये अहमद यासिर बेटा किसी के जानने वाले? अहमद यासिर सर ये तो IG1 में है। IG1 में तो छोड़ो, यही लोग बेसिकली आ रहे हैं, यही ये लोग उसका, ज्यादा। ये हनान का छोटा बेबी होगा। बिलाल कौन सा? अच्छा, अब ये बेटा ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपने 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 ग्रुप में भेज देंगे। थैंक यू फॉर सेंडिंग द स्क्रीनशॉट्स। चले, ये है बेटा, PSI कोई भी नहीं है? PSI की क्लास है कोई है? ना PSI सर। कौन? उस्मान ले रहा है, उस्मान। तो स्क्रीनशॉट लेके सेंड ही कर दो यार बाकियों के लिए। ओके सर, भेज देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास मतलब PSI में इतने वो हैं कि एक भी नहीं आया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वी है वन मोर थिंग। अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, अब हमने कुछ डिफरेंट चीजें की हैं। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की जिनके अंदर हमारे पास आता है क्लाइमेट के ऊपर। अब मैं क्लाइमेट की कुछ चीजें एक लेआउट बना के देता हूँ, वो मैं समझाता हूँ। वो लेआउट आपकी ऑटोमेटिकली, ये देखा ना 2 नंबर आदमी था अहमद यासर के नाम से। अच्छा, ये हमारे पास क्लाइमेट के अंदर कुछ चीजें आती हैं। क्लाइमेट के अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि फैक्टर्स which form क्लाइमेट। किसी भी रीजन का क्लाइमेट जो फॉर्म क्लाइमेट करते हैं शुरू हो वो, गया। मैं वैसे तो साथ साथ भी करा रहा था, अब मैं क्लाइमेट के अंदर बेटा मैं मेजर कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ, मेजर कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब फैक्टर्स विच फॉर्म क्लाइमेट जो है वो मेनली हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं
ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो फैक्टर्स विच फॉर्म क्लाइमेट, क्लाइमेट बनता कैसे या क्लाइमेटिक वेरिएशन किन फैक्टर से आती है, किन फैक्टर के चेंज होने से क्लाइमेटिक चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। सो ये कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहला फैक्टर है विंड, दूसरा फैक्टर क्या होता है? एयर प्रेशर, एयर प्रेशर, तीसरा फैक्टर होता है रेनफॉल, और चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर। अब मैं जरा इसकी तह में जाता हूं। अब मुझे बताएं कि विंड जो है इसको अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो हम क्या कहेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे विंड की? चलें मुझे विंड की डेफिनेशन बताए कोई बच्चा। करंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एनी डायरेक्शन। वाह जी वाह, ये कौन से वाला शहजादा है मेरा, गूगल अच्छा याद है। गूगल लाते हैं। ज़करिया आपने कॉपी में लिखवाया था। जिक्रिया पीता आदमी है, छा गया यार, ये बिल्कुल सही है। तुमने पहले वो 1 साल 1.5 साल पहले की बात तुमने कहा। वेल डन। सर गूगल पे आता है। करंट ऑफ एयर विच मूव्स in any direction, generally parallel to, generally किस पे होता है? पैरेलल टू ग्राउंड। अब ये याद रखें, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से साउथ, वेस्ट से नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में जो करंट ऑफ एयर होता है उसको हम विंड बोलते हैं। जो भी आपका एयर की मूवमेंट होती है उसको हम विंड बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान में ज्यादातर एयर किस डायरेक्शन में होती है? पाकिस्तान में डायरेक्शंस दो ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा डायरेक्शन दो है। एक हमारी नॉर्थ से साउथ में है और एक हमारी वेस्ट से ईस्ट में है, वेस्ट से ईस्ट में है, ठीक है। ये वो है एयर प्रेशर। कहां पे है एयर प्रेशर? किसको कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं कि वेट ऑफ एयर, बस इतनी सी डेफिनेशन है ये एयर प्रेशर की। वेट ऑफ एयर ड्यू टू गैसेस इन इट, इसके अंदर जो गैसेस होती हैं उसको वी कॉल इट एयर प्रेशर। इज इट क्लियर बेटा? जो गैसेस होती हैं हमारी उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। अब देखें वाटर की गैसेस फॉर्म क्या है? गैस वाली जो फॉर्म है वाटर की गैसेस फॉर्म किसको बोलते हैं? उसका नाम क्या है? वाटर वेपर। यस बेटा, वाटर वेपर। water vapor, well done. Water vapor is the gaseous form of, it is the gaseous form of water. Is it clear बेटा? अब ये gaseous form of water जो है इसको हम लोग बोलते हैं water vapor। तो water vapor जो है ये भी आपके जो है वो एयर के अंदर मौजूद होते हैं और गैस की फॉर्म में होते हैं, तो उसको भी हम गैस ही बोलेंगे। तो जो वेट ऑफ एयर डेवलप होता है वो आपकी गैसेस की वजह से होता है और उन गैसेस के वेट। अब आपने एक रूल याद रखना है, रूल याद रखना है। विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। ये रूल आपने पूरी जिंदगी नहीं भूलना, ये बात आपने याद रखनी है। विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम high air pressure to low air pressure। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, बारिश किन इलाकों में होती है? लो एयर प्रेशर वाले एरिया में बारिश होती है या हाई एयर प्रेशर के एरिया में बारिश होती है? लो एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर में होती है। वेल डन। और विंड्स हमेशा इस तरह मूव करती हैं कि वो हाई से लो एयर प्रेशर की तरफ जाती हैं। और लो एयर प्रेशर रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 एक और भी है हमारा, एक और रूल भी है कि
लो एयर प्रेशर क्रिएट इन हाई टेम्परेचर एरियाज। लो एयर प्रेशर creates due to high temperature, due to high temperature। अब देखें इस्लामाबाद का टेम्परेचर, क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो अगर हम देखें तो एवरेज टेम्परेचर समर में इस्लामाबाद में 32 से 37 की रेंज होती है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? 30। अब इस्लामाबाद में अगर 40 टेम्परेचर पे 3 या 4 दिन जाएगा ना, या 2 दिन या 1 दिन टेम्परेचर अगर 40 क्रॉस कर जाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ शाम में बारिश आएगी। आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, जिस सुबह में ज्यादा गर्मी होगी उस शाम में लाजमी बारिश होगी, या डे टाइम पे, इवन डे एंड पे बारिश हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि एयर प्रेशर इस्लामाबाद के लिहाज से इतना इंटेंस लो हो जाता है कि आपकी एयर अपवर्ड राइज करना स्टार्ट करती है। जब अपवर्ड राइज करेगी, जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होंगे, उससे क्या होगा, आपकी वो क्लाउड्स बनेगी, क्लाउड बनने के बाद आपकी रेनफॉल स्टार्ट होगी। ऐसा ही है ना? ये एयर प्रेशर का चक्कर होता है चुन्नी बाबू, ठीक है? ये एयर प्रेशर जो है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। रेनफॉल अगर एयर प्रेशर कम या ज्यादा ना हो तो आपकी बारिश ही नहीं। जैसे डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहां पे एयर प्रेशर बहुत कम वेरिएट करता है, इसलिए वहां पे रेनफॉल भी कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है रेनफॉल की बात करते हैं। रेनफॉल तो आपको पता है कि इट फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल कौन कौन सी है? फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल आप लोग बताएंगे बेटा। कन्वेक्शनल फॉर्म्स इसको बोलते हैं, सर हेल और स्नो। प्रेसिपिटेशन हैज 3 फॉर्म्स। प्रेसिपिटेशन कहते हैं हैज 3 फॉर्म्स। प्रेसिपिटेशन टाइप्स, प्रेसिपिटेशन टाइप्स सर कौन सी हेल और है? फॉर्म्स हैं, नंबर 1 हेल। ये जो इस्लामाबाद वालों को अब बड़ी याद है, हेल नहीं इस्लामाबाद वालों को भूलता। सर वो तो बर्फ थी। अच्छा, हेल के बाद रेन, और पहाड़ों के ऊपर क्या होता है फिर? स्नो की शक्ल में होती है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर सोर्सेज ऑफ रेनफॉल क्या है, ये आपने याद रखना है। सोर्सेज ऑफ रेनफॉल, सोर्सेज ऑफ रेनफॉल क्या है? नंबर 1 मॉनसून, दूसरे पे वेस्टर्न डिप्रेशन। इस साल मॉनसून काफी ज्यादा चांस है, हाई चांसेस है मॉनसून के आने के बेटा। ठीक है, इसको जरा अच्छे से कीजिएगा, मॉनसून के काफी चांस है जी। मॉनसून के बाद वेस्टर्न डिप्रेशन, रिलीफ रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल इसके भी बड़े ज्यादा चांस है आने के, रिलीफ रेनफॉल के, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो जो चांस है। फिर इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जी, रिलीफ के बाद है कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स, सर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट रेनफॉल में क्या फर्क होता है? मैं बताता हूँ, सब्र करो। और ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनकी डिटेल में इतनी नहीं करा सकता, मैं ओरल थोड़ा सा बता देता हूँ। बेटा दुनिया की कोई भी रेनफॉल होती है ना, दुनिया की कोई भी रेनफॉल होती है, उसकी कॉजेज एक जैसी है। मुझे बताएं, अगर मैं बात करता हूं मॉनसून रेनफॉल की, मॉनसून रेनफॉल क्यों होती है? व्हाट आर द कॉजेज? बताएंगे मुझे। जिक्रिया आपने बताना है। जिक्रिया, मॉनसून क्यों होती है? आपने सिर्फ जनरल रीजन, आप एरिया नहीं बताएंगे, सिर्फ जनरल कॉज बताएंगे। सर कौन सी वाली मॉनसून? कोई भी मॉनसून, दुनिया की कोई भी बारिश हो, उसकी क्या रीजन होती है? चेंज ये इन बताओ। प्रेशर। सर विंड्स जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आती है। हाँ हाँ, फिर विंड्स वैक्यूम को फिल पहले इन करती है, पहले वो क्लाउड्स हमेशा याद रखो, ऐसे नहीं होता। जिक्रिया आपने स्टार्ट कर दिया, पहला स्टार्ट हमेशा ऐसे होगा। दुनिया की कोई भी रेनफॉल होती है ना, उसके लिए पहला पॉइंट ये होता है, लो एयर प्रेशर डेवलप्स ओवर सर्टेन एरिया। ठीक है, ड्यू टू लो एयर प्रेशर विंड्स मूव फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये दुनिया की हर रेनफॉल में होता है बेटा, मॉनसून आए, वेस्टर्न डिप्रेशन, रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल,
ये हर तरह की रेनफॉल पे फिक्स पॉइंट आते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट मैं लिख रहा हूं, लो एयर प्रेशर, पहला पॉइंट हमेशा आपका एक होना चाहिए कि कोई भी रेनफॉल की कॉज बताएंगे आप, कोई भी रेनफॉल की कॉज ले लें आप, उसका पहला पॉइंट क्या होता है? सर ये लिखवा देना फिर आप। मैं पहला पॉइंट उसका बता रहा हूं, लो एयर प्रेशर बनता है, लो एयर प्रेशर। अब एरिया हर एरिया का डिफरेंट है। लो एयर प्रेशर मॉनसून के अंदर दो जगहों पे लो एयर प्रेशर होता है, एक होता है नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में, और मॉनसून के लिए दूसरा एरिया है साउथ वेस्ट पाकिस्तान में। क्लियर? सर रजा को मीटिंग में अलाउ कर दे। अच्छा, सो अब ये हमारे पास आ जाता है। रजा तो आया, हाँ रजा महमूद आ गया, ठीक है। था नहीं पहले से। अशर भी अच्छा बच्चा था। अच्छा, लोअर प्रेशर डेवलप होता है, फिर उसके बाद विंड्स फ्रॉम हाई टू लो एयर प्रेशर होती हैं, विंड्स फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू HAP का मतलब है हाई एयर प्रेशर, HAP स्टैंड्स फॉर हाई एयर प्रेशर, टू लेफ्ट सर मतलब ये लो आपने एयर पहले प्रेशर। लिखवाया था? बिल्कुल लिखवाया था। बस अच्छा, सही है सर। हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती हैं। वार्म एयर जो लो एयर प्रेशर में विंड्स होती हैं, क्योंकि वहां पे हाई एयर प्रेशर होने की वजह से वार्म एयर जो है राइजेस राइजेस अपवर्ड। जब वो अपवर्ड राइज करेगी तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर क्या होता है? एयर का जो वार्मनेस है वो खत्म होगी या नहीं होगी हाई टेम्परेचर पे? एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड एयर कंडेंसेस, फिर क्लाउड्स बनते हैं, और लास्ट में रेनफॉल आती है। जब एक्सट्रीमली सेचुरेटेड हो जाती है तो उसकी वजह से रेनफॉल आती है। दुनिया की हर रेनफॉल की जनरल जनरल कॉजेज ये हैं। अब पेपर में आपको उसने क्या कहना है कल को, तो मंडे को पेपर होगा, उसमें क्या होगा? वो कहेगा कि डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ मॉनसून रेनफॉल। तो आप लिखेंगे लो एयर प्रेशर डेवलप्स इन नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान, वेयर winds from therefore winds from high air pressure to low air pressure moves from Bay of Bengal, या starts from Bay of Bengal. In northeast Pakistan, warm air rises upward, therefore at high altitude it condenses in clouds. जी बेटा, कोई और सवाल? सर यस बेटा। सर दिस इज बेसिकली द वाटर साइकिल। यस, इट्स बेसिकली वाटर साइकिल, लेकिन वाटर साइकिल में रेनफॉल इज वन वर्ड ओनली, ठीक है ना। वाटर साइकिल में ये होता है कि वो आपके मल्टीपल एलिमेंट और ऐड हो जाते हैं, वाटर साइकिल की तरह कर लें, लेकिन ये है कि आप इसमें जो है वो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे फिर आपको एरियाज को, ठीक है। सर जी जी। अगर क्वेश्चन मानसून पे या फिर वेस्टर्न डिप्रेशन पे आता है कि उसके कॉजेज क्या हैं, तो फिर दोनों में यही कॉजेज आएंगे। कॉजेज यही है, लेकिन एरियाज के नाम बेटा आपने खुद ऐड करने हैं। मैंने अब हर रेनफॉल आपको अलग-अलग नहीं कराई ना, मैंने तो जनरल करा रहा हूँ ना, मैं सम अप करा रहा हूँ चीजों को, आपको बता रहा हूँ कि ये की पॉइंट ये है, इनके साथ एरियाज आपने ऐड करते जाने। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अब अंदाजा हो जाएगा कि ये लो एयर प्रेशर और इनका चक्कर क्या हो, अब आपको समझ बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद आ जाता है इनकी, एक तो आपने मंथ्स याद करने हैं, इनके मंथ्स को रट्टा लगाना है आपने, क्या करना है, इनके मंथ्स को आपने याद करना है। अच्छा, फिर हम चलते हैं अगले उसके ऊपर, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस चीज को बोलते हैं, आप डिफाइन करेंगे? Sir, heat of a body. हीट ऑफ अ बॉडी, किसी भी चीज की अंदर जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। सर यस बेटा। सर रिलीफ रेनफॉल की डेफिनेशन क्या है?
रिलीफ रेनफॉल की डेफिनेशन ये है कि इट इज कॉल्ड ऑर्नोग्राफिक भी से हम बोलते हैं, और इसको हम ये कहेंगे कि रेनफॉल विच यूजुअली कम इन द हिली एरियाज या माउंटेन एरियाज व्हेन विंड्स come from windward side and due to high altitudes the moisture condenses and it brings rainfall on the top of the mountain, or only on the windward side. On the leeward side there is no rainfall due to sinking air. ठीक है, रिलीफ रेनफॉल आसान लफ्जों में कहते हैं, आसान लफ्जों में रिलीफ रेनफॉल को कहते हैं रेनफॉल ड्यू टू high altitudes, rainfall due to impact of high altitude. ये रिलीफ है। रिलीफ कहते ही क्या है, रिलीफ किसको बोल रहे हैं, टोपोग्राफी को ही बोलते हैं ना रिलीफ। तो वो जो टोपोग्राफिकल इन्फ्लुएंस की वजह से रेनफॉल होती है किसी एरिया में, हाई एल्टीट्यूड टोपोग्राफी का एक एलिमेंट है, तो इसलिए उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिलीफ रेनफॉल। इज इट क्लियर? जी जी, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत कैसी है? अच्छे हैं सर, आप सुनाए? बस अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो कोई बोल रहा था ना दरमियान में, उसको मैं पूछ रहा हूँ, किसने, कौन बोल रहा था? सर उस बंदे से पूछते हैं अभी, कौन पूछ रहा था अभी बताओ। किसी ने बोला था ना कुछ। जी मोहम्मद, आप पूछें, आपने कुछ पूछना था। शहीर, यस बेटा, शहीर आपने कुछ पूछे? अच्छा जी, अनाया कासिम। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? क्या चीज? सर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी मिल जाएगी क्लास की रिकॉर्डिंग। अच्छा सर कहाँ पे होगी रिकॉर्डिंग? कहाँ पे होगी? यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बेटा। क्लास कब खत्म होगी? अच्छा, आपने अभी जाने चली जाए। अच्छा मैं खत्म करता हूँ, थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं फिर बाकी आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो आप लोगों को खुद भी रीड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वो। पहले आप ये पढ़ें, हीट ऑफ बॉडी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं इसे। और टेम्परेचर के ऊपर जो सवाल आता है ना, वो आता है फैक्टर्स which bring variation in temperature। वो फैक्टर जो टेम्परेचर में वेरिएशन लेते हैं। देखें, माउंटेन्स की टॉप पे क्यों टेम्परेचर कम होता है, आपके कोस्टल एरिया का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, आपके प्लेन एरिया का टेम्परेचर क्यों डिफरेंट होता है, इस्लामाबाद का टेम्परेचर क्यों मॉडरेट है, और नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन पीक्स हैं उनका टेम्परेचर क्यों हाई लो होता है, इस्लामाबाद में क्यों मॉडरेट। अब इसके पीछे लॉजिक्स हैं, इसके पीछे रीजंस हैं, ऐसा है। अब इनके पीछे जो लॉजिक और रीजंस हैं वो 4 रीजन। नंबर 1, पहला फैक्टर विच इफेक्ट द टेम्परेचर, वो कौन सा फैक्टर है? नंबर 1, पहला फैक्टर कौन सा? दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड फैक्टर। एल्टीट्यूड फैक्टर जितना आप सी लेवल से हाइट पे जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? जितना आप सी लेवल से हाइट पे जाएंगे उतना टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाएगा। सी लेवल से आप जितना हाइट पे जाएंगे उतना टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? ये तो एल्टीट्यूड फैक्टर हो गया। फिर आता है लैटिट्यूड फैक्टर या लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंस। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंस। अब हमारी पाकिस्तान के इस डायरेक्शन में इक्वेटर है। इक्वेटर किस डायरेक्शन में? मैं ऊपर 2 अल्फाबेट लिख रहा हूं, आपने बताना है इस या इसके क्लोज
इक्वेटर है, South. इक्वेटर एस के क्लोज है या एन के 23 क्लोज है? यस, इक्वेटर है, साउथ के क्लोज है। तो आप इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से डिस्टेंस जो होता है वो मैटर करता है। तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से टेम्परेचर कम या ज्यादा हो, सर वो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर वाला पॉइंट है बच्चे। सर मेरे नाम से कोई आया है उसको निकाल दें। अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, ये शाहजमान के नाम से था, भाग गया अब। सर आप सर्च कर। सर मसिया कर रहा है, इसको देख कर ये सीए से क्लास। अच्छा, सो अब हमारे पास क्या है? मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। बेटा इसको हम कहते हैं मैरी टाइम इन्फ्लुएंस कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम ओशियानिक इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे साथ में सी है, जैसे कराची का जो कोस्ट लाइन है हमारी 1000 किलोमीटर का एरिया है। ये जो कोस्ट लाइन है हमारी, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये जो पूरी कोस्ट लाइन है, ये आखिर में ये जो पूरी कोस्ट लाइन है, इस पूरी के ऊपर किस चीज का इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर के ऊपर? टेम्परेचर कम या ज्यादा, या टेम्परेचर वेरिएशन क्यों है बाकी एरियाज की निस्बत, कंपैरिजन विद अदर एरियाज अगर आप करें तो ओशियानिक इन्फ्लुएंस जो है ये सी के इन्फ्लुएंस की वजह से, सी का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से, उसका टेम्परेचर अगर कम या ज्यादा होता है तो उसकी वेरिएशन की वजह से जो आता है उसको हम ओशियानिक इन्फ्लुएंस बोलते हैं। फिर आता है कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस। क्या आता है? कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस। ये कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये कॉन्टिनेंट कहते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड ऑन टेम्परेचर। जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के साथ सी लगता है, बताएं। नहीं सर। इस्लामाबाद के साथ नहीं सी लगता, तो यहाँ पे सिर्फ लैंड देखें, बे में लैंड हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। जब सनलाइट पड़ती है तो हीट को जमीन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्ब करती है, तो शाम के वक्त में याद रखें लैंड जो है ना, लैंड उसके अंदर अल्लाह ने एक क्वालिटी ये रखी है कि लैंड हीट को बहुत क्विकली एब्जॉर्ब करती है और क्विकली रिलीज करती है। इसीलिए इस्लामाबाद के अंदर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। दिन में गर्मी भी ज्यादा होती है क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही होती है हीट को, लेकिन शाम में मौसम नॉर्मल होता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हीट जल्दी रिलीज हो जाती है। कराची में ऐसा नहीं होता। कराची में जो कराची के साथ सी है ना, सी के अंदर ये एक नेगेटिव चीज है कि सी लेट हीट को एब्जॉर्ब करता है और लेट ही कूल डाउन होता है। इसलिए ओशियानिक इन्फ्लुएंस वाले जो इलाके होते हैं, जिन इलाकों में सी के क्लोज के जो एरियाज होते हैं, वहां पे कभी भी डे और नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। इज इट क्लियर? अच्छा, इस चैप्टर का एक बड़ा मेजर पोर्शन, दो आपके इस साल के लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, वो क्या है? वो है आपकी फ्लड्स। मेजर चीज है फ्लड, एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्लड्स इज पार्ट ऑफ और ड्राउट्स। ये फ्लड और ड्राउट्स जो है ना, ये क्लाइमेट की एक्सट्रीम्स की वजह से दो प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। क्या होता है? अगर ज्यादा बारिशें होनी शुरू हो जाएं, क्या आएंगे? फिर फ्लड्स आएंगे। ड्राउट्स, फ्लड्स जी, फ्लड्स और ड्राउट्स जो हैं इनके ऊपर 4 मार्क्स के लिए और 6 मार्क के लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इज इट क्लियर? इनकी कॉजेस था, इनकी इफेक्ट्स। जी बेटा, 6 मार्क क्वेश्चन इनके कॉजेस पे आते हैं, इनके बेटा इफेक्ट्स पे आते हैं। किसी भी चीज पे आ सकते हैं, आपने सारे को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, कॉजेज ऑफ फ्लड के ऊपर आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है,
ये फ्लड की कॉजेज जो हैं इनके ऊपर आपके सवाल बन सकते हैं, और मेंटली तौर पे याद रहना है कि आपने ये जो फ्लड की कॉजेज हैं और ये ड्राउट की कॉजेज हैं, ये वाला जो फ्लड है, ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। ये 3 स्लाइड्स हैं, इनको कैन यू प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड सेंड इन द ग्रुप। ये वाला फ्लड पूरा ये आपको विद सवाल विद क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं कि किस तरह का पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, सर ये आप इस स्क्रीनशॉट ले लें। विजिबल नहीं, आप एक एक करके दिखा देंगे? अच्छा, एक एक करके दिखा देता हूँ। ये लें, ये आप ले लें, एक का लिख लें, ले लिया। जी ले लिया। दूसरा बेटा आप लोग बाकी सब भी दूसरा ये एडवांटेज ऑफ फ्लड्स भी ले लें। एडवांटेज और इफेक्ट्स ऑफ फ्लड मींस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स भी हैं ये आपकी, एडवांटेज में पॉजिटिव इफेक्ट हैं और डिसएडवांटेज जो है वो आपके नेगेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं। और तीसरा स्क्रीनशॉट ये वाला ले लें। ये सबसे ज्यादा 6 मार्क के क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड्स। इज इट क्लियर? ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अच्छा, फिर ड्राउट के ऊपर भी आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें। ड्राउट के ऊपर ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाला ले लिया स्क्रीनशॉट। नेचुरल फैक्टर कौन से हैं और ह्यूमन फैक्टर कौन से हैं, ये दोनों अलग-अलग सवाल बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट क्या हैं, ये फिजिकल या नेचुरल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट क्या है और ह्यूमन एनवायरनमेंट पे ड्राउट के इफेक्ट क्या है, ये भी सवाल आपके अलग-अलग बन सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये वाले। इज इट क्लियर? यस जी, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने? ये भी जी 4, सर ले लिया। ये भी 4। और ये स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, ये 6 मार्क के लिए बहुत, ये आप ड्राउट का ये भी ले रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलो जी, अब वाटर तो हमारा आज कंप्लीट नहीं हो सका, स्टार्ट नहीं हो सका। वाटर को अब मैं अगले किसी टॉपिक उसमें, क्योंकि ज्यादा चीजें कराने वाली है नहीं, तो वो मैं कुछ जनरल सी चीजें हैं वो फिर मैं अगली क्लास के साथ कल करा दूंगा। लेकिन आज आप लोग यहाँ तक। जी बेटा, वाटर रिसोर्सेज, हाँ कल हम क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर लेंगे ना। कल लाइक हम लोग 5 बजे के करीब या इतने बजे क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ताकि रात को अगर 9 बजे तक भी जाना है तो 9 बजे तक भी जाना है तो कल हम रात को 8-9 बजे तक क्लास ले सकते हैं। ठीक है ना? आप वो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट वाला दिखा सकते हैं? अच्छा, मैं दिखाता हूँ। ये ले लिया स्क्रीनशॉट बाकी सब आपने? विच ये लें। सर जी बेटा, सर आप ये क्लासेस की अनाउंसमेंट्स कहाँ करते हैं? बेटा ये मैंने ना अब क्लोज सर्कल कर दिए क्लासेस। कौन पूछ रहा है? ईशाल। अच्छा बेटा, मैं क्लासेस की अनाउंसमेंट ना अब मैं पब्लिक क्लासेस नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है बहुत ज्यादा स्टूपिड